जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आपने काफ़ी बार मेरे को बोला था कि मैं स्पेशल एलएस चौधरी सर को इनवाइट करूँ पॉडकास्ट के लिए और आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन थे यूथ के लिए कि यूथ अगर एज एन अफसर, आर्मी अफसर आर्मी को जॉइन करे तो उसका क्या-क्या प्रोसीजर है, क्या फॉर्मेट है? तो इसके रिगार्डिंग आप काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो मैं आपके लिए सर के साथ बातचीत करूँगा उन पे। आपने ध्यान से सुनना क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कि सर हमने एज एन अफ़सर हमने आर्मी जॉइन करना है। तो और दूसरी चीज़ जैसे एनडीए, ओटीए, सीडीएस वगैरह ये अलग-अलग इंस्टीट्यूट हैं, तो इनका क्या-क्या फ़ॉर्मेट है? उन सब के बारे में आज मैं सर से डिस्कस करूँगा इसके बारे में, तो आपने ध्यान से सुनना क्योंकि जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे आपके फ्यूचर के रिगार्डिंग क्वेश्चन होंगे। तो जय हिंद सर, कैसे हैं आप? जय हिंद नंदू, बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सर मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने आपको एक बार कॉल किया और आपने एक बार में ही मेरे को बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया सर। मैं आपका तहे हम तो दिल से भाई हैं ना। तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सर। सर ये जो क्वेश्चन है ना सर, ये काफ़ी सारे बच्चों ने मेरे से पूछा था। तो सर मैं तो एक जवान हूँ। मैं मतलब एज़ ए जवान आर्मी कैसे जॉइन करते हैं तो मैं बता सकता हूँ। बट एज़ एन अफ़सर ऑफ़िसर अगर मान लो आर्मी जॉइन करना है, तो उसका क्या फ़ॉर्मेट है, क्या प्रोसीजर है, उसके बारे में मैं आपसे और सबसे पहले सर मैं कई बार आपके पॉडकास्ट देखता हूँ। तो आपका जो बोलने का तरीका आपने सर मैं एसएफ का बंदा हूँ बट फिर भी मैं आपसे काफ़ी मोटिवेटेड हूँ। थैंक आपका यू। जो बोलने का थैंक तरीका सर आपने आरआर में काफ़ी सारे ऑपरेशन लड़े, जो आग लगाते हो ना सर कसम से आउटस्टैंडिंग काफ़ी सारे बच्चों ने मेरे को आपके डायलॉग बोल-बोल के सर उन जैसे काफ़ी सारे बच्चे आपके नाम से थोड़े कन्फ्यूज़न है, तो वो बोलते हैं सर आप उनको जानते हो? उनका किनको? जो ये बोलते हैं कि आज़ादी मेरी पॉकेट में है क्या? हाँ, ऐसे करके काफ़ी सारे बच्चों ने मेरे को बोला सर। तो उसी टाइम फिर जो बच्चों का क्योंकि बच्चे ना सर हमारे देश का फ्यूचर है और बच्चे किसी एक के नहीं होते। बच्चे देश के हाँ, हैं। बच्चे देश के हैं, बच्चे हमारे हैं। आज मान लो मैं हमारे एरिया में कोई बच्चा है, मैं इग्नोर कर रहा हूँ, नहीं ये तो फलाने का बच्चा और कल वही बच्चा आके एसडीएम बन के बैठ जाता है मेरे डिस्ट्रिक्ट में। तब मैं जोड़ता हूँ अपने आप को कि नहीं यार ये तो बच्चा हमारा है, तो पहले ही उससे कनेक्ट हो ना। तो बच्चों के काफ़ी सारे क्वेश्चन थे सर। तो मैं आपसे सबसे पहले मैं आपके ऊपर ही एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सर। सर आपके दिल में कहाँ से आया कि मेरे को आर्मी क्योंकि सर आप कैपेबल थे, आपने यूपीएससी भी क्लियर किया सर। तो आपके दिल में वो आग, वो जुनून कहाँ से पैदा हुआ कि मेरे को आर्मी में जाना है? और आर्मी में जाना है उसके बाद आपको आग लगी कि मेरे को आरआर में जाना है और वहाँ पे आपने बस धुआँधार मचाया। सर कहाँ से आया ये जुनून? ये आग कहाँ से आई आप? देखो, सबसे पहले तो थोड़ी-सी आग ना हर किसी के अंदर होनी चाहिए। हर बच्चा, हर परिवार जो भारत में रहता है, भारत माँ का पानी पीता है, भारत माँ की मिट्टी से फसल खाता है, भारत का गांधी जी वाला नोट लेके जेब में घूमता है, उसको भारत से प्यार होना चाहिए। अगर नहीं है, तो उसमें कोई कमी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ, जहाँ पे मेरे ताऊजी फ्रीडम फाइटर होते थे। मेरे पिताजी ने अपनी पूरी ज़िंदगी पढ़ाया, अभी एक रिटायर्ड टीचर हैं। मेरे घर में हमेशा तिरंगे का, फ़ौज का, भारत का हमेशा सम्मान किया गया है। ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। फिर मैं एक ऐसी कम्युनिटी से आता हूँ, पीछे बैकग्राउंड की बात हो रही है। एक ऐसी कम्युनिटी से आता हूँ जहाँ पे हमें आते ही 2 ही काम है मेन, एक देश का पेट भरना, दूसरा देश को सुरक्षित रखना। तो जवान और किसान, यही काम होता है हमारे यहाँ। हम मिट्टी के बच्चे हैं। तो वो मेरे डीएनए में पहले से है। अब जब ये मौका आया कि क्या करना है, तो अब वो नया लड़का होता है ना कि मैं कहाँ जाऊँ? पूरी दुनिया के रास्ते खुले हुए हैं, पढ़ाई-वढ़ाई में अच्छे थे, दौड़-भाग करते थे, घर पे माहौल अच्छा था। तो कि कहाँ जाऊँ? तो लगा फ़ौज की वर्दी पहनो। उसके जैसा अट्रैक्शन वो और कहीं नहीं है। वो वर्दी पहन के जब अपने आप को शीशे में देखते हैं, हम दोनों ने देखा है, एम आई स्मार्ट एम जब आई वो स्मार्ट हाँ, बाहर लिखा होता है ना। जब वो बाहर लिखा होता है, बाहर जो मिरर लगा होता है, उसपे लिखा होता है एम हाँ, आई स्मार्ट। तो उसमें जब वर्दी में अपने आप को देखते हो तो एक खुशी होती है और फ्री में तो कुछ मिलता नहीं है। बिल्कुल तो सर। उसके लिए पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, मेहनत भी करनी पड़ेगी, भाग-दौड़ भी करनी पड़ेगी। वो सब आपको करना पड़ेगा। तो ये एक माइंड में आ गया कि यार जाना है, ऐसे ही कुछ अच्छा काम करना है। हालाँकि ऑप्शन और भी बहुत अच्छे, आप अच्छे डॉक्टर बनो, आप अच्छे आईएएस ऑफ़िसर बनो, आईपीएस बनो, ठीक है? मैं हँसी-मज़ाक में सबकी टाँगें खींचता हूँ। पर आप किसी भी प्रोफ़ेशन में ईमानदारी से, मेहनत से अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप देश के लिए योगदान कर रहे हैं, आप देशभक्त हैं।
और आप किसी भी अच्छी जगह पे बैठ के अगर गलत काम कर रहे हो, तो आप घटिया आदमी हो, बिल्कुल सर। ठीक है? तो उसमें मुझे लगा कि फ़ौज एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा और बचपन से 1-2 लोगों को देखा था, नहीं बड़े सुंदर लगते हैं फ़ौजी, तो हम सोचते थे हम भी कभी ऐसे वर्दी पहने, हम भी कभी ऐसे दिखें, कोई हमें जुनून, भी बोले कि हम भी सुंदर हैं। जुनून है उस वर्दी में, जुनून आया उसके आग है। बाद हुँ, जुनून आया उसके बाद जब ट्रेनिंग कंप्लीट करी, एनडीए कंप्लीट किया, आईएमए कंप्लीट किया, तब तक जोश है ना? मज़ा आ रहा है, मस्ती आ रही है, रगड़ा खा रहे हैं। उसके बाद जब ऑफिसर बने, जब पलटन में गए, जब जवानों के साथ ऑपरेशन जाना शुरू किया, जब पहली बार दुश्मन देखा, फिर जुनून आया कि यार अब इनको ठोकना है। तो जो ट्रेनिंग में लेके आया हूँ, जो फीलिंग है, जो देश का प्यार है, उस चीज़ को लेके अब रिज़ल्ट लाओ, है ना? अब तक तो कहानी किताबों की बात हो गई कि कविता लिख सकता हूँ मैं अच्छी-अच्छी कि भारत मुझको जान से प्यारा है। पर क्या सच में जान से प्यारा है? ग्राउंड में इम्प्लीमेंट वो करना है। ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करना है। तो वो जुनून वहाँ से आया। और जो आप कह रहे थे कि आग लगाना, भाई कश्मीर में सर्दी होती है, ठंड बहुत लगती है तो आग लगाते रहना चाहिए। बिल्कुल सर, ये मैं कई बार मेरी पॉडकास्ट में बोलता हूँ सर, देश को अच्छे से चलाने के लिए ना सर, देश में शांति बनाए रखने के लिए आग ज़रूरी है सर। बहुत ज़रूरी है। जो ये खरपतवार निकलती है ना सर, हम किसान के बच्चे हैं, ये खरपतवार निकलती है ना, उनके ऊपर दवाई डालना ज़रूरी है टाइम टू टाइम, बीच-बीच में बीच-बीच में, तब जाके देश सुरक्षित रहेगा। तभी तो सुरक्षित सर रहेगा। मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ कि अगर कोई बच्चा एज एन आर्मी अफ़सर आर्मी जॉइन करना चाहे, तो क्या-क्या फ़ॉर्मेट है? बिल्कुल ठीक है, डीपली बताना सर, बच्चों के ठीक है, समझ में आए ऐसे बताना। ठीक है। देखो आर्मी में ऑफ़िसर बनने के 3-4 रास्ते हैं। एक होता है आप डायरेक्ट कमीशन लेके आओ, पहला तरीका। दूसरा तरीका है कि आप एज़ अ जवान, एज़ अ सोल्जर जीडी या जिस भी ट्रेड में आप फ़ौज में एंट्री ले गए, ठीक है? उसके बाद भी आपके पास ऑप्शन होते हैं, 2 रास्ते होते हैं प्राइमरीली। पहला होता है कि आप नए जवान हो और आप पहुँचे और आपको रियलाइज़ होता है कि मैं अच्छा पढ़ा-लिखा हूँ और आम तौर पे इसमें सबसे ज़्यादा रोल मैंने देखा है ऑफ़िसर्स का होता है। जैसे मैंने भी 2 जवान मुझे याद हैं, जो नए रिक्रूट मेरे पास आए थे और वो दोनों के दोनों अभी आर्मी ऑफ़िसर्स हैं। वो एंट्री होती है एसीसी एंट्री। एसीसी एंट्री का जो प्रोसीजर है वो एनडीए की तरह ही होता है, ठीक है? आप 3 साल पहले ट्रेनिंग करते हो एसीसी विंग में, उसके बाद में फिर आप 1 साल आईएमए में हम लोगों के साथ करते हैं और फिर आप रेगुलर कमीशन्ड ऑफिसर बन जाते हैं, ठीक है? एक एंट्री होती है एससीओ कमीशन, ठीक है? ये आप थोड़े सीनियर लेवल पे जाके बनते हो और इसमें क्या होता है आपका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है। तो एसीसी में आपका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। आप पूरा कॉम्पिटिशन देते हो, एग्ज़ाम देते हो, पढ़ाई करते हो जैसे हमने करी, बिल्कुल सेम वो चीज़ करोगे आप। अच्छे से पढ़ाई करोगे और फुल रगड़ा मिलेगा आपको। एसीसी आसान नहीं है, फुल रगड़ा मिलेगा, उसके बाद आप बनोगे। और यहाँ पे एससीओ कमीशन में थोड़ी आपकी सर्विस ज़्यादा होती है, उसका आपका पूरा रिकॉर्ड वगैरह देखा जाता है, आपकी सर्विस कैसी रही है। उसके बाद आपको फिर एससीओ एंट्री में भेजा जाता है, फिर आप आईएमए जाते हो, ट्रेनिंग करते हो और फिर कमीशन्ड ऑफिसर बनते हो। अब बात करते हैं डायरेक्ट तो कमीशन की। ये तो था सर, अगर एज ए जवान, एज़ अ जवान मतलब आप गए पहले हो। आपने बाहर अपनी फिजिकल की तैयारी की, उसके बाद रिटर्न की तैयारी की और एज ए जवान आप आर्मी ज्वाइन कर गए। तो अभी अभी क्या हुआ है एज़ अ जवान में थोड़ा-सा चेंज आ गया है सिस्टम। हुँ, तो पहले क्या होता था कि पहले एक रिक्रूटमेंट रैली होगी, हुँ, तो आप रैली में जाओगे, हुँ, वहाँ रैली में सीधा आपकी दौड़ होगी पहले, हुँ, है ना? वो फिज़िकल हुए आपके, हुँ, जब आप फिज़िकल फिट हो गए, उसके बाद में फिर वहीं पे आपका एक छोटा शॉर्ट मेडिकल होता था, हुँ, उसके बाद फिर रिटर्न होता था, हुँ, फिर मेरिट लिस्ट और आप जाओगे। अभी स्क्रीनिंग शुरू कर दिया है। हुँ, सो बेसिकली हो क्या रहा था कि बहुत भीड़ हो जाती थी, बहुत सारे बच्चे और वो मैनेज करने में बड़ी दिक्कत आती थी, हुँ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को, हुँ, क्योंकि ये उनकी ज़िम्मेदारी होती है वहाँ का। हमारी टीम जाती है सिर्फ़ सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, है ना? हुँ, बाहर पूरा अरेंजमेंट वो सिविल का होता है, जो हर बार की तरह वो इसमें भी फ़ेल हो जाते हैं। तो इसलिए किया गया कि पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड है, सीबीटी होता है, हुँ, उसमें स्क्रीनिंग में जो बच्चे पास होंगे, सिर्फ़ उन्हीं का फिज़िकल और मेडिकल होगा, जी। ठीक है? अब बात करते हैं डायरेक्ट कमीशन की। तो हाँ, 1 सेकंड लूँगा सर मैं यहाँ हाँ, पे आपका। हाँ। तो जैसे जो बच्चा सेलेक्ट हो गया आर्मी के लिए, तो उसने अपना 9 महीने का आर्मी का जो रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग है वो सेंटर में किया। अपना करेगा, रेजिमेंटल उसके सेंटर बाद में। वो अपनी जो यूनिट उसको मिली, जो ग्रुप उसको मिला, उसमें यूनिट में चला गया। हाँ, उसके बाद अगर वो जाते ही कैपेबल है और अपने आप को मतलब उस सेंटर लेवल, से दे पेपर, हाँ, सेंटर से सेंटर दे से दे। भी दे हाँ, सकता है।
अगर सेंटर से मतलब अपने आप को उस लेवल पे मानता है, कैपेबल है, तो वो एसीसी कमीशन के थ्रू। देखो, इसमें मैं एक बात बताता हूँ आपको होता क्या है। हुँ, बहुत सारे लड़के, हुँ, उनको आइडिया नहीं होता। वो फ़ौज में जाना चाहते हैं, वो अफ़सर बनना चाहते हैं, पर उनको पता नहीं पता है। नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि गाँव के बाकी लड़के जा रहे हैं भर्ती देखने, वो उनके साथ रैली में चला गया। चला जाता है। अब वो फिट है लड़का, हुँ, काबिल है, हुँ, तो पास हो जाता हो जाता है ना? फिर जब वो सेंटर पहुँचता है, हुँ, तब उसे पता चलता है, और पता कैसे चलता है? कोई उसका उस्ताद होगा, कोई इंस्ट्रक्टर होगा, कोई अफ़सर होगा, वो उस लड़के को देखता है, वो 2 मिनट उससे बात करता है, बोलता है, "बेटा कितना पढ़ा लिखा है?" हुँ, ये सवाल ऐसे शुरू होते हैं। फिर वो कुछ बताएगा, फिर बोलते हैं कि बच्चे तू तो एसीसी की तैयारी कर या एनडीए की तैयारी कर। तो ऐसे होता है, मतलब डिपेंड करता है एज कितनी है उसकी, हुँ। उसके हिसाब से। तो वो ऐसे अलाउड है। और क्या पूछ रहे थे आप इसमें? तो सर ये अगर इनिशियली स्टेज पे करेगा तो एसीसी में चला जाएगा। हाँ, उसके बाद अगर मान लो वो यूनिट में चला गया, 8-10 साल हो गए, लास्ट 12 नायक साल। नायक बन गया, उसके हाँ, बाद अगर वो करेगा, जैसे फिर मेरा मेरा एससीओ एक के लिए। बंदा गया था, हाँ, हाँ। हमारा देवरे करके एक मेरा साथ का लड़का था, वो गया था। तो उसके बाद वो एससीओ कमीशन के थ्रू जा सकता है। हाँ। और जैसे ही मान लो वो अफ़सर बना तो सेम उसको फैसिलिटी वगैरह हाँ, बिल्कुल सेम अफ़सर वो हो गया। उसको अफ़सर इज़ पे अफ़सर। एंड अलाउंसेस सब वो सब देखो, वो। आपने देखा होगा, अब ये मैं बताता हूँ, जैसे आईपीएस होते हैं, हुँ, हुँ, इंडियन पुलिस सर्विस। हुँ, आईपीएस सिर्फ़ वो लड़का या लड़की अपने कंधे पे लगाएगा, हुँ, जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज़ एग्ज़ाम से आईपीएस बना है, या फिर वो स्टेट कैडर का था, स्टेट पुलिस का था और प्रमोट ही होके फिर वो आईपीएस बना, ठीक है? अदरवाइज़ जो सेम रैंक में हैं, वो लोग, अगर मान लो दिल्ली पुलिस का है, तो वो दिल्ली पुलिस लगाएगा कि दिल्ली पुलिस का वो डिप्टी एसपी, मतलब डिप्टी एसपी या डीसीपी, हुँ, वो डीसीपी है, तो वो दिल्ली पुलिस लिखेगा, लेकिन जो आईपीएस ऑफिसर है, वो आईपीएस लिखेगा। ड्यूटी सेम कर रहे हैं, सेम जगह बैठे हैं। बिल्कुल। फ़ौज के अंदर ये डिफ़रेंस नहीं होता। आप एक बार अफ़सर बन गए, आप सब अफ़सर हो। जिस भी रेजिमेंट में आप जाते हो, आप उस रेजिमेंट के स्टार पहनते हो, फुल चाहे स्टॉप। डायरेक्ट कमीशन में हो, कैसी भी कमीशन चाहे हो आप, एक जवान के उसमें हो, कैसे भी आए हो। एसीसी एससीओ के हाँ, थ्रू हो। तो ये तो थी सर एज ए जवान, जब आप आर्मी ज्वाइन करते हो और फौज में जाने के बाद आप कैपेबल हो उस चीज़ के अफसर हाँ। बनने के, तो आप ये कर सकते हो। हुँ। उसके बाद में ये चीज़ क्लियर है, आपके समझ में आ गया होगा कि अगर आप जवान एज ए जवान भी आर्मी ज्वाइन करते हो तो उसके बाद में भी आप अफसर बनते हो, सेम फैसिलिटी, सेम पे एंड अलाउंसेस, सब कुछ सेम है। उसके बाद सर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो डायरेक्ट कमीशन लेते हैं जैसे एनडीएआई में, ओटीए, सीडीएस वगैरह के थ्रू, तो उसमें क्या-क्या वो क्या फॉर्मेट है? ओके। अब यहाँ पे जब आप डायरेक्ट ऑफिसर बनना चाहते हो, तो इसमें भी मल्टीपल एरियाज़ हैं। कि सबसे पहला तो आपने 12th पास करा है। हुँ। 12th पास करने के बाद आप जो एग्ज़ाम दे सकते हो, वो है एनडीए एग्ज़ाम। एनडीए एंड एनएई, 12th किससे पास करना है सर आपने? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप आर्ट्स के भी हो सकते हो, साइंस के भी हो सकते हो, कॉमर्स के भी हो सकते हो। अच्छा, किसी से मैं भी? उसका फ़र्क बताऊँगा आपको। हुँ, तो जब आपने 12th किया है, तो आपके पास यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी का एक एग्ज़ाम होता है, जिसको बोलते हैं एनडीए एंड एनएई, हुँ, नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी एग्ज़ाम, ठीक है? वो आप एग्ज़ाम देते हो, दोनों का कॉमन एग्ज़ाम होता है, तो आर्मी, नेवी और एयरफ़ोर्स, आप तीनों के लिए वहाँ पे भर सकते हो, जो भी आपकी चॉइस है। अगर आप साइंस में 12th किया है, तो मैथ्स के साथ, तो आप तीनों भर सकते एक बार दोबारा बता दो हो। सर ओके। ये। आप यूपीएससी का ये एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हो, जी, इसमें आर्मी, नेवी और एयरफ़ोर्स, आप तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हो, अगर आप मैथ्स से 12th करे हो, जी। ठीक है? साइंस में मैथ्स से। हुँ, अगर आपके पास मैथ्स नहीं है, उसके अलावा आपने चाहे आर्ट्स में किया है, कॉमर्स में किया है या बायो में किया है, हुँ। तो इन तीनों में आप जाते हो आर्मी के लिए, है ना? अच्छा, आर्मी के लिए। अगर आपने मैथ से किया है तो आप मिलिट्री के लिए कहीं किसी किसी में तीनों भी सर्विस में तीनों सर्विस में जा जा सकते हो। सकते हो। बट अगर आपके पास मैथ्स नहीं है और आपने किसी भी अदर उससे किया है तो आप सिर्फ़ आर्मी के लिए। सिर्फ़ आर्मी के लिए। हुँ। जी। उसके बाद आप जब एनडीए पहुँच जाते हो, हमारे टाइम पे बीटेक शुरू नहीं हुआ था, अभी बीटेक होता है। हुँ, तो नेवी वाले जितने भी हैं, वो सब के सबको बीटेक करना होता है। वहाँ पे जाके वो बीटेक कंपल्सरी है, हाँ। किससे करते हैं सर बीटेक? बीटेक, प्रॉपर बीटेक इंजीनियरिंग, तो अच्छा, इंजीनियरिंग। बहुत सारे, हाँ, बहुत हुँ, सारे उसके जो-जो ब्रांचेज़ हैं, हुँ, उन सब में आप कर सकते हो। अगर आप बीटेक नहीं कर रहे हो, हुँ, ठीक है? तो जैसे मेरे टाइम पे बीटेक नहीं था, हुँ, तो हम कंप्यूटर साइंस पढ़ते थे। कंप्यूटर साइंस पढ़ना है या खाली पीसीएम पढ़ना है, हुँ, ऐसे होता था। और फिर आर्ट्स वाला होता था, ठीक है? बीए करोगे आप। ये वहाँ पे सिलेबस रहता है, प्लस बाकी जो फौजी ट्रेनिंग है, वो पूरी ट्रेनिंग होती है। तो 3 साल आप वहाँ ट्रेनिंग करते हो, उसके बाद आप आईएमए, एएफए या नेवल एकेडमी, वहाँ पे आप चले जाते हो 1 साल के लिए। जी, तो नेवी का थोड़ा-सा डिफरेंट है, वो आईएनएस तरंगिनी शायद नाम है, उस पे जाते हैं ट्रेनिंग शिप। हुँ, और
एयर फोर्स में एएफए हैदराबाद, और आर्मी वाले सारे आईएमए देहरादून जाते हैं हम लोग। वहाँ पे 1 साल की हमारी ट्रेनिंग होती है, जिसमें हमारी रेजिमेंट्स हमें मिलती हैं कि हम किस आर्मी या सर्विस में जाएँगे और हम ऑफिसर बन गए। ये हो गया एनडीए का प्रोसेस, एनडीए और एनए का, ठीक है? अब इसके बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन आता है कि आप ग्रेजुएट हो हुँ, या ग्रेजुएशन कर रहे हो। तो जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, ठीक है? एक एंट्री मैं भूल गया, एनडीए के पैरेलल एक एंट्री और होती है, उसको बोलते हैं टेक्निकल एंट्री स्कीम, टीईएस, अच्छा। है ना? जो अपना फेमस एक्ट्रेस हैं सलीना जेटली, हुँ, उनके भाई हैं मेजर मिला विक्रांत हूँ मैं जेटली, विक्रांत जेटली सर से, ठीक है? मैं जेटली सर के साथ लेबनान में था 1 तो मेरे साल। बहुत अच्छे दोस्त हैं वो। हुँ, विक्रांत टीईएस से थे, अच्छा। टेक्निकल एंट्री से, लेकिन उन्होंने स्पेशल फोर्सेस चूज़ किया हुँ, और वो स्पेशल फोर्सेस में गए। उनकी एंट्री हुई थी टीईएस से, अच्छा। ठीक है? उसके बाद में तो उसमें क्या होता है, बेसिकली आप पीसीएम एंट्री बोलते हैं उसको, पीसीएम या टीईएस। तो आपके जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के 12th के एग्ज़ाम के नंबर हैं, हुँ, ठीक है? ये बहुत पॉपुलर नहीं हुई है स्कीम, अदरवाइज़ बहुत अच्छी है। उस एंट्री के थ्रू आप जाते हो। बाकी ये है। ये है, अच्छा। एंट्री है। हुँ, तो अगर आपके उसका मैं भूल गया हूँ कितने परसेंटेज चाहिए, वो बच्चे नोटिफ़िकेशन में हाँ, वो चेक कर लेंगे। हुँ, उसके बाद आप देते हो, फिर पहले आईएमए जाते हो, हुँ, 6 महीने शायद आईएमए रहते हो, उसके बाद फिर आप ईएमई, इंजीनियर्स जिसमें भी आप जा रहे हो वहाँ की ट्रेनिंग करते हो और अपना बीटेक कंप्लीट करते हो, ऐसे आते हो। उसके बाद नेक्स्ट होती है टीजीएस, टेक हाँ, टीजीएस ना सर? हाँ, टेक्निकल ग्रेजुएट स्कीम, और एक होती है यूईएस, हुँ, यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम। हुँ, सो ये बेसिकली क्या है, आप बीटेक कर रहे हो, तो बीटेक आपकी कंप्लीट हो गई है, तो हुँ, टीजीएस से आओगे आप, और बीटेक चल रही है, आप फाइनल ईयर में आ रहे हो, तो यूईएस से आओगे आप। इनका सिलेक्शन प्रोसीजर काफ़ी सिंपल होता है, इनका रिटन टेस्ट शायद नहीं होता है, अभी चेंज हुआ हो तो कह नहीं सकता, नोटिफिकेशन चेक होगा, और फिर आप टेक्निकल ग्रेजुएट में आ जाते हो आप, ठीक है? इसके बीच में एक चीज़ रह गई, अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है और उसने हाँ, 12th वही बायो से करा है, उसी पे मैं आने वाला था हाँ, सर। 12th अगर बायो से करा है, तो वो एएफएमसी का एग्ज़ाम होता है, आप एएफएमसी का एग्ज़ाम दो, बहुत टफ एग्ज़ाम होगा, हुँ, बहुत थोड़ी-सी सीट्स हैं, और सब के सब एएफएमसी पुणे में जाके पढ़ते हैं, जो कि वर्ल्ड क्लास मेडिकल हॉस्पिटल और कॉलेज और जो भी उसको बोलते हैं, वो है। बहुत ही गज़ब का, इसने ऐसे-ऐसे डॉक्टर्स बनाए हैं, जिन्होंने हम लोगों को मतलब मौत में से वापस खींच के बुला लिया यमराज के हाथ से। जी, जी। ऐसे-ऐसे डॉक्टर्स बनाए हैं, तो वहाँ आप जा सकते हो। उसके बाद फिर आ गया आपका सीडीएस, हुँ, यूपीएससी सीडीएस एग्ज़ाम, ठीक है? 2 जो सबसे फेमस हैं, वो एक एनडीए और एक सीडीएस। सीडीज़। सीडीएस में 2 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा होता है रेगुलर डायरेक्ट एंट्री, हुँ, और एक होता है शॉर्ट सर्विस। और अगेन सीडीएस में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के लिए एग्ज़ाम होता है। इसमें भी दोनों, इन सारे एग्ज़ाम्स में हुँ, मैथ्स कंपल्सरी है, तो आपको गणित तो पढ़नी ही पड़ेगी। अंग्रेजी कंपल्सरी है, आपको पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है? कोई उसका उपाय नहीं है। और यूपीएससी के सारे एग्ज़ाम, आप अफ़सर बनने वाले हो, कमीशन्ड ऑफ़िसर भारत में, सबसे टॉप लेवल पे टॉप आप लेवल। जा रहे हो, हुँ, तो आपको भारत की जानकारी, पॉलिटिक्स की जानकारी, ज्योग्राफ़ी की जानकारी, जो बेसिक है ना, वो आपको आना ही चाहिए। उसके बाद आप ये एग्ज़ाम दोगे। एग्ज़ाम का अब सबके लिए कॉमन है, स्टैंडर्ड, है ना? एग्ज़ाम होने के बाद एक एग्ज़ाम एक फ़िल्टर की तरह है कि हमने देख लिया कि बेसिक एक नॉलेज लेवल चाहिए हमें बच्चे का, वो होना चाहिए। उसके बाद आप जाते हो जो हमारा असली टेस्ट होता है, जिसको बोलते हैं एसएसबी या सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का एक प्रोसेस होता है, उसके 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है स्क्रीनिंग टेस्ट। तो पहले दिन आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। जैसे मान लीजिए एक बैच में 100 बच्चे हैं, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, 200-250 करीब रहते हैं, और 14 एसएसबी सेंटर्स हैं भारत में अभी तक। हुँ, और आप जब जाते हो पहले दिन, वहाँ पहुँचोगे रिटन पास करने के बाद, तो लगभग पहले दिन आप में से 70 या 80 बच्चे घर वापस चले जाएँगे। अच्छा। 100 में से 70-80 मतलब ऑलमोस्ट 70-80% बच्चे पहले दिन थैंक यू हो जाता है, वापस भेज दिए जाते हैं। उसे बोलते हैं स्क्रीन आउट। स्क्रीनिंग टेस्ट होने के बाद बाकी बच्चों को अगले 5 दिन का एसएसबी प्रोसेस चलता है। हुँ, तो उसमें ये चेक किया जाता है कि आपकी बेसिक स्टैंडिंग क्या है? दूसरा, क्या आप अंडर प्रेशर डिसीज़न ले सकते हो? तीसरी चीज़, आप कितने ट्रेनेबल हो? आपको कितना ट्रेन किया जा सकता है? आप बिल्कुल ही रिजिड तो नहीं हो कि मैं नहीं बदलूँगा टाइप्स, हुँ, वो तो नहीं हो। दूसरा, फिर आपको देश के प्रति,
है ना? मतलब जो हमारी ज़िम्मेदारी होती है एज़ अ सिटिज़न, वो आपके अंदर भावनाएँ हैं कि नहीं है? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि वो होती है आपकी एक काबिलियत डिसीज़न लेने की। क्योंकि फ़ौज में आपको स्प्लिट सेकंड डिसीज़न लेने हैं। आपकी गलती सिर्फ़ आपकी अपना नुकसान नहीं कर सकती, वो हो सकता है कि इतनी बड़ी गलती हो जाए कि आप पूरे देश का नुकसान कर सकती है। बिल्कुल, तो उस चीज़ के लिए जो क्योंकि वही लेफ्टिनेंट बन रहा है और वही लेफ्टिनेंट जनरल बनेगा, बिल्कुल। है ना? आदमी चेंज नहीं होगा बीच में। तो क्या आपके अंदर वो काबिलियत है कि कल को अगर आप लेफ्टिनेंट जनरल बनो, क्या पता आपके हाथ में न्यूक्लियर बटन हो? क्या पता आपके हाथ में और कोई स्ट्रैटेजिक वेपन्स हो? आपको नहीं पता आप क्या करने लग जाओ, राइट? तो उस चीज़ के लिए पूरा टेस्ट होगा आपका और ये ऐसे प्रोसेस रहता है। उसके बाद जब आप एसएसबी पास होते हो, एसएसबी पास होने के बाद आपका मेडिकल होता है। अगेन वो 4 से 5 दिन का मेडिकल होगा। तो आपका आप ये समझ लो सब कुछ चेक होगा, ठीक है? डीपली मेडिकल। सब कुछ डीप मेडिकल होगा, सब कुछ आपका चेक होगा। हर हिस्सा आपके शरीर का नॉर्मल होना चाहिए। आँखों से लेके, कानों से लेके हर कुछ। तो सर काफ़ी आजकल के बच्चों का देखा होगा सर, आजकल की जनरेशन में ना आई साइट का बहुत प्रॉब्लम है सर, तो क्या इसका इशू आता है? मेरी आईसाइट इतने सालों में इतनी कम नहीं हुई थी, हुँ, जितनी पिछले 1 साल से जब से मैं सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम रील देखने लगा हूँ, उसमें कम हुई है। तो मुझे लगता है 2 चीज़ें यहाँ पे, हुँ, अगेन गलती बच्चों की नहीं है। पहली चीज़, एक हमारा जो स्क्रीन टाइम है, हुँ। वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मुझे जो लगता है कि शायद बच्चों को डाइट अच्छी नहीं मिल रही है। कन्फ्यूज़ भी बच्चे बहुत है सर, दूध आज नहीं का पी रहे हैं। जनरेशन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है। उस पे बाद में आता हूँ। हुँ, पर मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे क्या लगता है ना, हम बहुत कुछ खा रहे हैं, पर क्या हम अच्छा खा रहे हैं? पॉइंट ये है, क्या बच्चे दूध पी रहे हैं? और मैं तो इस चीज़ से परेशान हूँ कि जब देखो दूध में यूरिया मिलता है, ठीक है? और पता नहीं सर्फ़ का तो पनीर मिलता है। हम धर्म की बात करते हैं, हम समाज की बात करते हैं, होली आ रही है, नकली मावा मिल रहा है। दिवाली आ बिल्कुल। रही है, नकली वो मिल रहा है, रक्षाबंधन पे नकली मिठाई मिल रही है। अरे यार, तुमने सारे त्योहारों को ही मज़ाक बना वो दिया। मेरे बच्चे हैं सर, बाहर पढ़ते हैं, तो वहाँ पे वो दूध वाला आता है। हुँ, हुँ। तो एक दिन मैडम उसको बोले कि भैया पानी मत डालना ज़्यादा दूध में ना, ठीक-ठाक लेके ना। तो उस मिल्कमैन का एक रिप्लाई दिया उसने हाँ, कि दीदी अगर मैं पानी डाल रहा हूँ ना, सिर्फ़ पानी डाल रहा हूँ तो आपके दूध आपको में, तो खुश मैं होना चाहिए। ईमानदार हूँ। हुँ। आप मेरे को ये बोलो कि भैया पानी कितना भी डाल लेना, बट ये केमिकल वगैरह यूज़ मत करना। तो मैं ये बोल रहा था सर कि ये तो ठीक है, उसका मतलब ये बच्चों ने करना चाहिए, बट एक बच्चा कैपेबल है, पढ़ाई-लिखाई में हर साइड से कैपेबल है, बट उसकी आईसाइट वीक है। तो क्या एक छोटे से पॉइंट के लिए वो ये इसमें आता हूँ। हुँ, आईसाइट वीक हम जब कह देते हैं, तो ये एक बहुत ब्रॉड सी बात कह दी हमने। हुँ, आईसाइट वीक वो भी हो सकती है, जिसको थोड़ा-सा चश्मा लगाने की ज़रूरत है, और आईसाइट वीक वो हो भी हो सकती है कि उसको बेचारे को कुछ दिख ही कि नहीं रहा है। दिखे ना। हुँ, तो अगर उसको एक इसमें रेंज है, मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं है, 1.5 तक है या 0.5 तक है, तो उसका रेंज है। तो आर्मी में अलग है, नेवी में अलग है, एयर फ़ोर्स में अलग है, तो इसको थोड़ा चेक करें। और एनडीए के लिए अलग है, हुँ, ग्राउंड ड्यूटीज़ के लिए अलग है, तो इसमें डिफ़रेंस है ना? जैसे मेडिकल में अलग है। तो ये थोड़ा-सा बच्चे चेक करें कि फाइटर पायलट है या रेगुलर आर्मी में शुरू में 6/6 चाहिए होती है, पर आर्मी में चश्मा अलाउड है। तो उसको बोलते हैं करेक्टेबल टू 6/6, कि मतलब हल्की सी मेरी आईसाइट वीक है और मैं चश्मा लगा के साफ 6/6 देख सकता हूँ। हुँ, हुँ, तो फौज में अलाउड है, पर ये चीज़ फाइटर पायलट को अलाउड नहीं है। अच्छा, हाँ, तो ये इनको बच्चे अपना चेक करें एक बार नोटिफिकेशन। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि नोटिफिकेशन आप सिर्फ 2 जगह से पढ़ेंगे, हुँ, यूपीएससी की वेबसाइट से और इंडियन आर्मी की वेबसाइट से, और कहीं अच्छा नहीं। यूपीएससी और इंडियन आर्मी। बस 2 हैं। क्योंकि मान लो अभी मैं वीडियो में आपको कुछ बताता हूँ, पर इस साल क्या पता सरकार या फौज ये डिसाइड करे कि कुछ चेंज करना है। हुँ, 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 तो असली नई फ्रेश इन्फॉर्मेशन उनके पास है, मेरे पास नहीं है। तो उन्हीं से पूछें, है ना? मैं ये नहीं कह रहा कि कोई आपको जानबूझ के गलत बताएगा, पर हो सकता है। तो आप सीधा वेबसाइट ही चेक करें और कहीं नहीं। दूसरा क्या पूछा था आपने? एक ये आईसाइट का हो गया स एक इसमें मैं बताता हूँ, हुँ, लेकिन अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है, हुँ, आप पास नहीं होंगे, हुँ, फुल स्टॉप, ठीक है?
फिर आप अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करो। किसी का फ्लैट फुट है, फ़ौज आपको पास नहीं करेगी। अगर आपको नौकनी है, हुँ, फ़ौज आपको पास नहीं करेगी। अब इस पे लोग बोलते हैं कि किसी ने कोई इलाज बताया, क्योंकि मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं। हुँ, मेरे ना वो मेंटरशिप सेशंस चलते हैं। हुँ, मैं इंस्टा पे किसी को अगर कराना होगा तो अपना वो बता देंगे, हुँ। है ना? मेरे को मैसेज करेंगे, मैं लिंक भेज दूँगा। तो उसपे मेरे पास आते हैं और बहुत सारे लोग मेरे से बात करते हैं। तो मैं वही बताता हूँ कि हो सकता है कोई कहता हो कि मैं नौकनी आपकी ठीक कर दूँगा, मैं फ्लैट फुट ठीक कर दूँगा, पर मेरी जानकारी में ऐसा कोई ट्रीटमेंट अभी तक प्रूव्ड नहीं है। सर मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर बच्चे क्योंकि सर ये जो फॉर्मेट है ये पूरा आपसे रिलेटेड है। हुँ, हुँ। तो अगर बच्चे आपसे कनेक्ट होना चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में तो ईज़ी वे क्या है आपसे कनेक्ट होने का? बेस्ट वे मेरा ये है, मैं 2 चीज़ रेगुलर करता हूँ, मतलब अब तो 3 करने लगा हूँ। 3 चीज़ मैं रेगुलर करता हूँ, इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक और यूट्यूब। ये 3 जगह पे मैं रेगुलर वीडियो डालता हूँ। मैं अपनी कहानियाँ सुनाता हूँ। तो आपके जो इंस्टा आईडी मेजर अंडरस्कोर एलएससी, मेरा सब जगह सेम है। अच्छा, मेजर एलएससी नाम से और मेजर एलएस चौधरी नाम से आप मेरे को ढूँढोगे, मैं मिल जाऊँगा। अच्छा। और मेरे को आप सीधा मैसेज करो। जो भी ऐसे बच्चों के मैसेजेस हैं, मेरी टीम मेरे को बताती है, मैं खुद पढ़ता हूँ। ठीक है? मैं पढ़ता हूँ सारे बच्चों के मैसेजेस। और बाकी मेरे पास कॉर्पोरेट के भी बहुत लोग आते हैं, मैनेजर्स वगैरह हैं जो मुझसे बात करते हैं। तो आप वहाँ पे मुझे मैसेज करो, है ना? और हम बात करेंगे आराम से, जो भी क्वेश्चन्स हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर ये आपने ये सब ये चीज़ें बताई हैं हुँ, बच्चों हुँ। के लिए। हाँ। तो सर हमारी बेटियों के लिए ये जो फॉर्मेट है ये क्या डिफरेंट है कि सेम फॉर्मेट है? देखो, सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ, जो बेटियाँ हैं, जो छोटी बच्चियाँ हैं, वो लड़कों से ज़्यादा ताकतवर हैं, लड़कों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है? और बहुत कैपेबल हैं। एग्ज़ैक्टली सर। अब क्योंकि अभी तक चीज़ें डिफरेंट थी। हुँ, अभी एनडीए से लड़कियों का जाना शुरू हो गया है। और मैं अभी थोड़े दिन पहले एनडीए गया, तो मतलब आँखों के लिए एक नई चीज़ थी वो। सुनते तो मेरे पे, हम भी जब एनडीए में थे तो हमें बोलते थे लड़कियाँ आएँगी, हुँ, तो तब हम कुछ और सोचते थे कि लड़कियाँ आएँगी कैसे होंगी। अब जब मैं देख के आया और फिर मैं वहाँ जो अभी ऑफिसर्स ट्रेनिंग करा रहे हैं एनडीए में, जो स्क्वाड्रन कमांडर्स हैं, ठीक है? जो डिवोज़ हैं, मैं उनसे मिला, बात करी और मुझे उनसे जो फीडबैक मिला और जो मैंने अपनी आँखों से देखा, ये बच्चियाँ बहुत अच्छा कर रही हैं। वो तो कोई भी रिज़ल्ट उठा के देखोगे ना सर आप यूपीएससी का देख लो, एनडीए का देख लो, लड़कियाँ नीट का बहुत देख अच्छा लो, कर रही बहुत हैं। अच्छा कर रही हैं बेटियाँ। तो इनके लिए लेकिन मैं एक एट द सेम टाइम सबसे पहले ये बोलूँगा कि आपके लिए सारे ऑप्शंस ओपन हैं। हुँ, अभी दबा के मेहनत करो, ठीक है? जैसे लड़के कर रहे हैं, वैसे करो और पहुँचो। पहले सिर्फ़ ओटीए था, पहले सिर्फ़ शॉर्ट सर्विस थी। हुँ, अभी एनडीए से जा रही हैं, परमानेंट है, फुल टाइम है, हमारे जैसी हैं। हुँ, तो उनको मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि बच्चे, माइंडसेट बिल्कुल क्लियर करके जाना, वो फ़ौज है। वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ एलएस चौधरी खड़ा था कि नंद किशोर खड़ा था, दुश्मन की गोली आएगी, फाड़ के जाएगी। एग्ज़ैक्टली सर। जो पहाड़ नंद किशोर चढ़ेगा, वही पहाड़ एलएस चौधरी चढ़ेगा, कोई पहाड़ छोटा नहीं होगा, कोई चीज़ में बदलाव नहीं होगा। तो अगर आप ऐसा प्रोफ़ेशन चूज़ कर रहे हो, हुँ, क्योंकि अगर आप वकील बनते, अगर आप डॉक्टर बनते, अगर आप इंजीनियर बनते, आप एस्ट्रोनॉट बनते, आप वही एग्ज़ाम पास करते जो कोई दूसरा करता, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो फ़ौज में भी आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ड्यूटी भी आपसे उतना ही माँगेगी। और ड्यूटी, मैं ये नहीं कह रहा, अभी लोग ना इसको गलत वे में ले जाते हैं। अरे तुमने ये कर लिया तो क्या लड़की तुमसे तेज़ नहीं दौड़ सकती? दौड़ सकती है 100%। पर यहाँ पे एक आदमी की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे पूरी एक कम्युनिटी जनरल बात हो रही है कि नेशनल डिफेंस अकेडमी से जो पास आउट हो, वो चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, ये मिनिमम स्टैंडर्ड है, एनडीए का स्टैंडर्ड है। तुम्हारा नहीं, मेरा नहीं, एनडीए का स्टैंडर्ड है। तो वो एनडीए का स्टैंडर्ड सेम रहना चाहिए, जेंडर से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा से मैं ये पूछ रहा था कि देखो हम तो फौजी बंदे हैं सर। जो लोग आर्मी जॉइन नहीं कर पाते, काफ़ी डिफरेंट कॉर्पोरेट है हमारे और काफ़ी सारे डिपार्टमेंट हैं। जो लोग आर्मी जॉइन नहीं कर पाते, वो कैसे देश के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? कैसे वो देशभक्ति वो क्योंकि काफ़ी सारे लोगों में होती है, जो सिक्योरिटी गार्ड बाहर खड़ा है, वो भी देशभक्त है सर। एक दुकानदार है, वो अपने टाइम पे जीएसटी पेड कर रहा है, वो भी अपना वो। तो वो लोग कैसे मतलब उनके दिल में वो चीज़ जो है, जो आग है देश के लिए, जो देश प्रेम है, वो कैसे दिखा सकते हैं सर? बहुत एक सिंपल है। बच्चा कॉर्पोरेट में काम कर रहा है, हुँ, कैसे बहुत सिंपल है, हुँ, बहुत सिंपल।
देखो, देश क्या होता है ना, देश सिर्फ़ एक कोई ज़मीन नहीं है। हुँ, देश है तो उसका बॉर्डर है। हुँ, बाहर से दुश्मन आ सकता है, उसके लिए हम बैठे हैं। देश के अंदर भी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, आपदाएँ आ सकती हैं, भूकंप आ सकता है, बाढ़ आती है, ये सब चीज़ें होती हैं। उस सब के लिए हम हैं। एनडीआरएफ है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, दुनिया जहान है। हमारे यहाँ लॉ एंड जस्टिस होनी चाहिए, उसके लिए कोर्ट्स है। हुँ, पुलिसिंग होनी चाहिए, उसके लिए पुलिस है। लेकिन इस सब के लिए और बहुत कुछ की ज़रूरत है। सिर्फ़ इतने से काम नहीं चलता। आपको गंदगी नहीं फैलानी, ये भी देश के लिए काम है। आपको सही टैक्स भर के देश को अमीर बनाना है। आपको देश में नए-नए बिज़नेस शुरू करने हैं। आपको देश से बेरोज़गारी मिटानी है। सरकार नहीं कर सकती, हमें उनकी काबिलियत पता है नेताओं की, चाहे किसी भी पार्टी के हों। आपको और मुझे करना है, रोज़गार बनाना है, एजुकेशन देनी है। आपके पास फ्री टाइम है, आप बच्चों को पढ़ाओ। आप अगर डॉक्टर हो, आप थोड़ा-सा फ्री टाइम निकालो, लोगों की सेवा में फ्री दवाई दो। दवाई नहीं दे सकते, प्रिस्क्रिप्शन वगैरह वो करो, ठीक है? जिस भी रोल में आप हो, जैसे एक मैं किसी का देख रहा था कि वो बॉम्बे में या कहीं ना वो बीच साफ करते हैं। सुबह-सुबह जब वॉक करने जाते हैं वो, तो वो वहाँ जो कचरा होता है उठा के आते हैं। कोई बहुत बड़े अच्छे आदमी हैं, बहुत पढ़े-लिखे, मेरे को नाम नहीं पता उनका, तो वो करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो और जहाँ कोई गलत चीज़ हो रही है, उसको टोकें। कानून का मिसयूज़ ना करें, ना होने दें। दोनों चीज़ें, ना खुद करें, ना होने दें। ऐसी वैल्यूज़ अपने अंदर लाएँ, डिसिप्लिन अपने अंदर लाएँ और अपने से छोटों को, अपने आस-पास के लोगों को दें। अगर आप ये काम करते हो ना, तो अगर मैं या नंद किशोर जाके कहीं किसी ऑपरेशन में जाके 2 दुश्मन मार रहा है ना और आप ये काम अगर कर रहे हो, तो आप 100 अच्छे लोग पैदा कर रहे हो। सही है सर, सही बात। तो आप मुझसे ज़्यादा सेवा कर रहे हो। फ़ौज की वर्दी से मेरे को कोई सर्टिफ़िकेट नहीं मिला सेवा का, मुझे मेरे काम से मिला, जो मैंने काम किया वर्दी पहनने के बाद। आपके पास वर्दी नहीं है, आप फिर भी मुझसे कहीं ज़्यादा कर सकते हो। कहीं ज़्यादा कर सकते हो। बहुत ऑप्शंस हैं। एक अच्छे नागरिक बनो, एक अच्छे सिटिज़न बनो, ऐसे बनो कि तुमको भारत पे और भारत को तुम पे गर्व हो। सब अचीव हो गया। सर, जब हम आर्मी में गए थे, हम एक सिविलियन थे। उसके बाद में आप में भी ऑफ़िसर्स में भी वही होता है, जवान में भी वही होता है। डिसिप्लिन हमारे अंदर पंप किया जाता है, मतलब हर चीज़ आपकी बोलचाल से लेके, आपका ड्रेस कोड से लेके हर चीज़, मतलब हमारे को डिसिप्लिन, हम जब बाहर आते हैं ना, फुल्ली ज़्यादा बोलना नहीं है, हर एक चीज़ में डिसिप्लिन अपने बच्चों तक को। तो सर हमारे ऊपर तो मतलब हमारे उस्ताद थे, उन्होंने हमारे को सिखाया, हमारे सीनियर अफ़सर्स थे, उन्होंने हमारे को सिखाया। एक आम ज़िंदगी में वो चीज़ कैसे एक बच्चा ला सकता है, एक जवान, एक इंसान ला सकता है? ये ना एक बहुत छोटी-सी चीज़ है। एक बहुत ज़रा-सी चीज़ जो पूरा ये फ़र्क लाती है। उसको बोलते हैं माइंडसेट। जो एक बटालियन का कमांडिंग ऑफ़िसर होता है ना, वो बोलता है ये मेरी पलटन है, ये मेरा परिवार है ना? उसको अफ़सर है, जेसीओ है, जवान है, कोई फ़र्क नहीं है, सब मेरे हैं। मैं बॉस हूँ, मैं परिवार का पिता हूँ। हुँ, वैसे ही सेम चीज़ होती है सूबेदार मेजर की। ये 2 लोगों का ये रहता है कि ये पलटन जो है ना, ये मेरा परिवार है। तो यहाँ पे किसके घर में समस्या है, किसको पढ़ाई की ज़रूरत है, किसको भाग-दौड़ की ज़रूरत है, किसका वेलफेयर कैसे हो सकता है, कौन कैसे ग्रो कर सकता है, ये उनका पर्सनल प्रॉब्लम होता है। तो एक कोई सिपाही है, नया रिक्रूट, उसका वेलफेयर, उसकी ट्रेनिंग, उसका परिवार सब कुछ कैसा चल रहा है, ये कमांडिंग ऑफिसर का पर्सनल संबंध है। और इसके लिए यही सेम काम कंपनी में कंपनी कमांडर्स कर रहे हैं, सीएचएम कर रहे हैं, सीनियर जेसीओ कर रहे हैं, तो हर लेवल पे ये हो रहा है। सिविल में अक्सर कर हमारी वो बॉन्डिंग ही नहीं है। कॉर्पोरेट में ये अच्छा काम नहीं कर रहा है, इसको फायर कर दो। अरे फायर तो कोई गधा भी कर देगा, सुधार के दिखाना। सर ये कॉर्पोरेट का मैं भी रहा हूँ सर मैं कॉर्पोरेट तो में रहा हूँ ना। वाइस प्रेसिडेंट। हाँ, कॉर्पोरेट का बड़ा सर मेरे को एक अजीब सिस्टम लगा। जैसे मान लो सबसे ऊपर लीड हो गया, लीड के नीचे हेड आ गया, हेड के नीचे लाइन आ गया। तो सर कई बार क्या होता है, लाइन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, बहुत अच्छा काम कर रहा होता है जी, क्योंकि पूरा का पूरा अपने लाइन डिपार्टमेंट से ही चलता है। अभी क्या हो गया कि लाइन डिपार्टमेंट का कोई बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा है, हुँ,
बट ये जो हेड है, हेड डिपार्टमेंट या प्लांट हेड, मतलब अपना हेड हुँ। हो गया कुछ भी, तो वो उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा, किसी भी पर्सनल ले लो कैसे भी, और वो चीज़ें अपने लीड तक पहुंच नहीं रही, और वो उसको बार बार ले डाउन कर रहा है। तो ये जो एम्प्लॉय हरास हो रहा है, कि कैसे अपने आप को मोटिवेट करें, क्योंकि सर उसको बार बार मेरे सामने हुआ है ये चीज़। मैं समझ गया। हाँ, जो बीच जो वाली लेयर एचओडी है। हाँ, एचओडी वगैरह की जो लेयर है, वो उनको हरास करती है, जबकि वो ईमानदार है, अपना काम करता है। बट वो चाह नहीं रहा, और ये चीज़ आपके लीड जो है, उन तक नहीं जा रही। मैं इसका ना आपको बताता हूँ और इस सेम चीज़ को हुँ। मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था। इससे क्या होता है ना सर हुँ। कि इम्पैक्ट कहाँ आएगा? ये इम्पैक्ट आएगा आपके बिज़नेस पे, हाँ, हाँ, और क्या। ग्रो नहीं करता है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है मैं सर? मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं ये प्रॉब्लम फिर से बताता हूँ, हुँ, ठीक है? फिर मैं सॉल्यूशन बताऊँगा फ़ौज वाला। हुँ, मेरे पास मेरा एक इंजीनियर आया, हुँ, ठीक है? उसने आके मुझे बोला, बहुत परेशान आया। बोलता है, "सर, मेरे को रिज़ाइन करना है।" मैंने कहा, "क्या बात हो गई?" बोलता है, "नहीं सर, बस मेरे को रिज़ाइन करना है, कहीं और काम करूँगा।" मैंने कहा, "बैठ, बात करते हैं।" तो पता चला कि वो जो काम कर रहा था, उसने बोला कि जो उसने काम करा, वो काम मैनेजर जब मेरे पास लाता है, तो वो उसका नाम हटा के अपने नाम से देता है, ठीक है? लेकिन उस इंजीनियर को ये नहीं पता था कि मैं फ़ौज से आया हूँ। हुँ, तो मैंने उसको बोला, फिर मैंने उसको उसकी रिपोर्ट दिखाई, जो अप्रेज़ल्स होते हैं प्राइवेट में, मैंने उसको दिखाया। मैंने कहा, "देख, वैसे दिखाना नहीं चाहिए तेरे को पूरा, पर ये देख, तेरे को मैं प्रमोट कर रहा हूँ। मैंने तुझे पहले बता दिया, किसी को बोलना मत, क्योंकि तू ये सोच रहा है कि मुझे पता नहीं है, पर मैं मैनेजर नहीं हूँ, मैं लीडर हूँ, मैं फ़ौज से आया हूँ। फ़र्क क्या है? अब मैं ये समझाता हूँ। आपने देखा होगा हमारे यहाँ कोर कमांडर साहब आते हैं, आर्मी कमांडर साहब आते हैं पलटन में। हुँ। वो क्या करते हैं? जवानों से बात करते हैं। जवानों से बात करते हैं। अफ़सर को तो साइड ही कर देते हैं, बात ही नहीं करते अफ़सर से तो। अफ़सर से करते हैं, बात करेंगे, अलग करेंगे। अलग, ठीक उनके है? जवानों के सामने सिर्फ़ जवानों से ही बात एक होगी। मेन प्रोग्राम होता है उनका, जिसमें उनको जवानों के साथ बात करनी होती है, हुँ, ठीक है? वो चाहे तो सैनिक सम्मेलन करें, नहीं तो चाय पिएँगे उनके साथ, हुँ, जवानों से बात करते हैं, पूछते हैं। और अगर किसी जवान के कुछ भी उनको आँखें देखते हैं वो, कि किसी जवान की आँखों में डाउट दिखा, तो वो लेफ्ट राइट होके मेरे जैसे किसी अफ़सर को बोलते हैं कि यार वो लड़का था ना वहाँ पे, उसको बुला। फिर उस हुँ, लड़के को बुलाया जाता है और उस लड़के से बात करते हैं, ठीक है? नाउ वो नज़र रखते हैं कि मेरे किसी जो सबसे नया जवान है, भाई वो आर्मी कमांडर साहब हैं, सबसे ऊपर बैठे हैं, और एक नया रिक्रूट आया, वो सबसे नीचे है, और हमारी फ़ौज लाखों की फ़ौज है, और उसमें वो ये नज़र रख रहे हैं कि मेरा जो सबसे जूनियर जवान है अभी, सबसे नया रिक्रूट, उसको भी कोई अगर समस्या है तो मुझे पता चले। ऐसे आप किसी की कोई इसमें गलत चीज़ नहीं कर रहे हो आप, कोई लूप नहीं तोड़ रहे हो। आप एक्चुअली फ़ील लेते हो, वाइब लेते हो कि मेरा कमांड सही है कि नहीं है। होता क्या है, लेकिन कुछ लोगों को अक्सर, फ़ौज के बाहर की बात कर रहा हूँ, लोगों को एक आरामदेह कुर्सी मिल जाती है, चाहे वो कॉर्पोरेट में भी आ गई है ये बीमारी अभी। एक आरामदेह कुर्सी मिल जाती है, एक मोटी सैलरी मिल जाती है, और उसके बाद उनको नीचे के लोग दिखना बंद हो जाते हैं। यही यही मेन और प्रॉब्लम यहाँ है पे सर। ऑर्गेनाइज़ेशन फ़ेल होती है। हुँ, ऑर्गेनाइज़ेशन फ़ेल होती है, पूरी कंपनी फ़ेल होती है। हुँ, आज नहीं होगी, कल होगी। और दूसरा, जब आप ये माइंडसेट कर लेते हो ना कि अरे इसको तो मैं 1 मिनट में फायर कर दूँगा, दूसरे 10 आ जाएँगे। आज भारत में आपको 10 लोग दिख रहे होंगे, हुँ। 50 साल बाद नहीं मिलेंगे। आज भीड़ दिख रही है, 50 साल बाद वो भीड़ गायब होगी। तो पॉइंट क्या आ रहा है? लेकिन आप ये करके, एक रिंग लीडर होता है ना, सर्कस में वो जानवरों को ऐसे डंडा चलाता है, हंटर चलाता है और लोग मानते हैं, तो आप सिर्फ़ एक 2 कौड़ी के रिंग लीडर हो, आप कोई मैनेजर नहीं हो, आप कोई लीडर नहीं हो। लीडर वो होता है कि तूने काम अच्छा नहीं किया, मैं तेरे से ही अच्छा काम करवा लूँगा, और डंडे से नहीं, तुझे सिखाऊँगा, तुझे समझाऊँगा, तुझसे बात करूँगा और तुझे और बेटर बनाऊँगा। हाँ, वो लीडरशिप की डेफ़िनेशन है ना सर। लीडरशिप का मतलब वो हो गया कि सामने वाला बंदा वो करे जो आप चाह रहे हो, बट वो करे खुद की मर्ज़ी से, खुश होके करे ना, खुश होके और करे। वो तब करेगा जब आप उसको समझाएँगे। समझाएँ? लेकिन आप अगर अपने नीचे वाले जो आपके लोग हैं, जो आपके नीचे काम कर रहे हैं, अगर आप उनका ही क्रेडिट अपने ऊपर ले रहे हो, तो आप गलत हो, तो आप गलत हो, आप लीडर ही नहीं हो। तो सर ये तो था कॉर्पोरेट और लीडरशिप के से रिलेटेड। हुँ। अभी सर ये स्ट्रेस मैनेजमेंट
एक चीज़ होती है ना सर, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा माहौल बहुत ज़्यादा टेंशन में है। तो उसमें अगर कोई बच्चा है या कोई कॉर्पोरेट से रिलेटेड है, मान लो कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, नीट की कोचिंग कर रहा है, अपना इसका जेई का वो कर रहा है, या कोई और टेस्ट की तैयारी कर रहा है, या फिर कॉर्पोरेट के लोग हो गए, या फिर आम जिंदगी में स्ट्रेस कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे कम करें? देखो, किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन ढूँढने से पहले उस चीज़ को समझना होता है। हम्म। स्ट्रेस होता क्या है? मैं कुछ कर नहीं पा रहा, हम्म। हाय मैं कैसे करूँगा? हम्म। ये वाले स्ट्रेस होते हैं। मैं जब अपनी ज़िंदगी में पहली बार एलआरपी लेके निकला, तो 2 पहाड़ियाँ थीं। हम्म। एक थी करीब 12,500 फुट, वो चढ़े, उतरे और उसी दिन शाम होते-होते एक दूसरी थी करीब 14 साढ़े 14,000 फुट, जो पास जो हमें क्रॉस करना था, उससे पहले हम एक ढोक में रुक गए। सामने से देखा कि लाइटें टॉर्च-वॉर्च टाइप दिखे थोड़े से, आतंकवादी आ रहे थे, हम्म। पाकिस्तानी। हम्म। मैंने सेट पे मेरे से दूर है, वो पिछली वाली पहाड़ी पे हैं, मैं इधर हूँ, है ना? और क्रो फ्लाई में मुझे दिख रहा है सामने, बर्फ़ है और मुझे बहुत स्ट्रेस हुआ। मेरे पास एक बड़ी-सी टीम में लेफ्टिनेंट साहब 2-4 महीने नौकरी मेरी और लंबी-चौड़ी टीम मेरे पास। एक गाइड टीम चल रही थी, एक यूनिट के एक जेसीओ और उनके साथ 4-5 जवान थे और फिर मेरे एक जेसीओ और उनके साथ हमारी लंबी-चौड़ी मतलब पूरी घातक प्लेटून। अब मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा था कि साले सामने से दुश्मन आ रहा है। मैं यहाँ बैठा हूँ, रेडियो सेट पे पूछ रहा हूँ, मौसम ख़राब है, बर्फ़ गिर रही है, बहुत स्ट्रेस था। हम्म। मैंने क्या किया, मैंने कहा ट्रेनिंग तो मुझे मिली हुई है, इधर मोटर लगाओ, इधर आरएल वाला खड़ा किया, एलएमजीज़ लगवाईं, सब सेट किया। देखा, मैंने कहा रेंज में है? मैप ऐप देखा, बोलते रेंज में है। मैंने कहा खोलो मैप, सब खोल दिए। मॉर्टर फायर किए, आरएल फायर किए, मशीन गन फायर की, सब फायर किया। मेरा स्ट्रेस कम हो गया। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आपको स्ट्रेस आ रहा है, स्ट्रेस इसलिए आ रहा है क्योंकि आप कोई चीज़ आपको लग रहा है कि आप कर नहीं पाओगे, होगी नहीं, होगा तो क्या होगा, मैं कुछ करूँगा तो क्या होगा? अरे करो ना यार, करो, घुसो एक बार। घुसो तो सही, पहला कदम तो लो। क्रॉस कंट्री में क्या बोलते हैं, एक बार वो गो होता है ना, तभी तक स्ट्रेस होता है। हम्म। एक बार दौड़ना शुरू कर दिया तो बस तो दौड़ते रहो फिर। मंजिल मिलेगी, रास्ता मिलेगा। रास्ता मिलेगा अगर तुम रुकोगे नहीं तो, अगर हार नहीं मानोगे तो। तो स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी क्यों होने दे रहे हो? तो सर क्या करें, क्योंकि अगर मैं कॉर्पोरेट में हूँ, हुँ, बॉस मेरे को कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा, बार बार टॉर्चर 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 आ रहा मेरे ऊपर, तो कहीं पे जाके तो इंसान है सर, हम टूटेंगे ना। हुँ। अब इसमें क्या करना है? अपने आप को शीशे में देखना है और अपने आप से पूछना है कि जो मेरी समस्या है, हम्म। वो बड़ी है कि मैं बड़ा हूँ? और मैंने अपनी ज़िंदगी में अभी तक जो भी देखा, वो ये देखा कि समस्या चाहे कितनी भी बड़ी थी, मैंने उस समस्या को आँखों में आँखें डाल के देखा और उसको अपने पैर के नीचे रखा और उससे ऊपर निकला, हमेशा। यही काम आपको करना है। आपका मैनेजर है, आप उससे बात कर रहे हो, वो आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो आप शायद ऐसा तो नहीं कि आप चाइनीज़ बंदे से जापानीज़ में बात कर रहे हो? सही मतलब है। समझे आप? सही है। आप ऐसी लैंग्वेज में उसको बोल रहे हो जो उसको समझ में नहीं आ रही। अगर वो गधा है, तो उसको गधे वाली लैंग्वेज में समझाओ ना। और या फिर ये चेक करो कि आप उसको गधा समझ रहे हो, कहीं आप खुद गधे तो नहीं हो? गलत कौन है? गधा कौन है? आइडेंटिफ़ाई करो। पहले आइडेंटिफाई करो। तो सबसे पहले जो चीज़ है, जो प्रॉब्लम है, पहले उसको समझो। हम्म। मैनेजर ने आपको अगर कोई काम दिया था, तो क्या काम दिया था? आपने जो बनाया, वो क्या बनाया? ठीक है? इसको 1 मिनट और वापस लेता हूँ, तो आपके ये जो पॉइंट है, इसको पर्सनल से मैं थोड़ा उस पे लेके आता हूँ कि ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू पे। हम कॉर्पोरेट में हैं, कहीं काम कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट है, वो डिलीवर कर रहा है। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम सबसे पहले आती है, जो सबसे पहला स्टेप होता है, लोग उसको भूल जाते हैं। हम जाते हैं, बॉस ने हमें बुलाया, उसने बोला कि यार मेरे पास आओ, एक प्रोजेक्ट है, ब्रीफिंग करूँगा। वो बोलता है कि मुझे ऐसे-ऐसे प्रोजेक्ट चाहिए। हम उसकी बातें सुनते हैं और नोट करते हैं। यहीं पे होती है सबसे पहली गलती। वो गलती ये होती है कि हम पूरे नोट्स लेते ही नहीं हैं। या तो वो मैनेजर हमें बता नहीं पा रहा है, या हम उसको सुन नहीं पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं। प्रॉपरली नहीं गए अपने उस। हाँ, और उसके बाद एक यहाँ पे बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप होता है कि जो आपको समझ में आया, आप उसको कन्फर्म करिए। हम ब्रीफिंग में क्या करते हैं फौज में कि इस टाइम तक इस जगह पे जाके कॉर्डन एस्टेब्लिश होगा।
किसी को कोई सवाल? ये पहला क्वेश्चन होता है। बिल्कुल। सवाल क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको पूरा समझ में आए, वरना आप काम करोगे कैसे? डिलीवर कैसे करोगे? तो वो जो क्रॉस बैक होता है ना कि एक क्रॉस चेक करो वापस कि बॉस आपने ये बताया था, मैंने ये नोट किया है, कुछ मैं भूल तो नहीं रहा? इसमें कोई शर्म नहीं है, इसमें कोई कोई बेवकूफ़ी नहीं है। ये बेवकूफ़ी से बचने का तरीका है, पहली चीज़। उसके बाद जब आप डिलीवर कर रहे हो तो आप उसको चेक करो कि आप वही दे रहे हो जो माँगा जा रहा है। भाई माँगी है चाय और दे दी आपने कॉफ़ी, अब आप कह रहे हो मैंने कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाई है। अरे बनाई होगी, पर मुझे तो चाय चाहिए थी ना, तो आप कॉफ़ी क्यों दे रहे हो मुझे? तो ये बेसिक डिफरेंसेस होते हैं, जो अभी मेरी बात सुन के ऐसा लगेगा ये तो नॉर्मल सी बात है। बात बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन बेसिक्स को फ़ॉलो करने की बात है और यही स्पेशल फोर्सेस को बाकी रेगुलर बटालियन से अलग करती है, क्योंकि स्पेशल फोर्सेस भी वही पढ़ाई कर रही है जो रेगुलर बटालियन कर रही है, लेकिन ये उसके डिटेल में घुसते हैं, उस पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, मसल मेमोरी बनाते हैं, बार-बार, 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 बार-बार उसको प्रैक्टिस करते हैं, तब वो परफेक्ट होते हैं। यही चीज़ आम ज़िंदगी में भी लागू है। जब आप कोई काम रेगुलर करते हो, बार-बार करते हो और हर बार केयरफुल रहते हो, तभी वो सही होता है। तो जब आपके मैनेजर से वो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, तो सबसे पहले तो ये आइडेंटिफ़ाई कर लो ना कि भाई मैंने सब कुछ सही किया है कि नहीं, मैंने वही किया है जो मुझसे चाहिए था। उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप। अब उसको समझ नहीं आ रहा, आपने सब कुछ सही किया है, उसके बाद उसको समझ नहीं आ रहा, तो क्या करें? याद रखिए, चाहे कोई मैनेजर है, कुछ भी है, वो भी इंसान है, वो भी इंसान है। हो सकता है कि उसको कोई समस्या हो सकता है आपको कोई समस्या हो, तो आप दोनों सेम फ्रेम ऑफ माइंड में बात ही नहीं कर रहे हो, तो बात होगी कैसे? और फिर लड़ने से बेटर होता है आप बैठ के एक बार बात करो। ये आपके अंदर और मैनेजर दोनों के अंदर ये मॉरल करेज होना चाहिए, यहाँ पे लीडरशिप आती है। आपके अंदर वो मॉरल करेज होना चाहिए कि आप जाके बोलो कि ठीक है बॉस, मैंने ये सब किया, जो भी आपको पसंद नहीं आया, मुझे एक चांस समझाइए फिर से, कहाँ गलती है? और सबसे पहले आप ना क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करना सीखो। क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट हम नहीं करते, हम ऑपरेशन पे जाते हैं, टीम होती है, ठीक है? मैं जा रहा हूँ ऑपरेशन पे, मैं टीम का लीड कर रहा हूँ, मैं कैप्टन साहब हूँ, मेजर साहब हूँ, कुछ हूँ। मेरे साथ नए जवान भी बैठे हैं, सीनियर एक कोई जेसीओ भी बैठे हैं, हवलदार भी बैठे हैं जिन्होंने बहुत ऑपरेशन किए। हम लोग बैठे होते हैं, हम बात करते हैं कि यार ये जगह है, यहाँ पे कैसे जाएँ? तो वहाँ पे एक जो जवान है वो भी अपना ओपिनियन दे सकता है कि साहब नहीं यहाँ से मत जाओ साहब, यहाँ से तो फायर आ जाएगा, इधर से चलो, राइट? बिल्कुल। तो ये एक काबिलियत दिखाता है, एक लीडरशिप दिखाता है कि आप अपने जूनियर से भी पूछते हो, फीडबैक लेते हो और उसकी बात को समझते हो, सुनते हो, ओपन माइंड से। अगर आपको घमंड आ गया ना कि अरे मैं तो हवलदार जी हूँ, अरे मैं तो अफ़सर हूँ, फिर आप सक्सेसफुल नहीं हो, आपका गेम खत्म। तो वो मैनेजर साहब जो ये सोचता है ना कि मैं ये इंजीनियरों से ऊपर हो गया हूँ, है ना? मैं बॉस हो गया हूँ, वो खत्म है, वो खत्म है। तो आप उस चीज़ को बात करो। और दूसरा मैं ये जितने भी ये कॉर्पोरेट में मैनेजर्स वगैरह है ना, मैं उनको बोलता हूँ कि देखो, फायर करना बहुत आसान है, बहुत आसान होता है, किसी को भी नौकरी से निकाल देना। लेकिन आप ये सोचिए कि नौकरी से तो कोई गधा भी निकाल सकता है। उसको अच्छा इंसान कौन बना सकता बना है? सकता है, सही बात है। काबिलियत वो है। और वो आपकी काबिलियत है, ना कि उसकी। हाँ, हुँ। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा एक पॉइंट यहाँ पे और बता देता हूँ कि अच्छा मैनेजर वो नहीं होता, अच्छा लीडर वो नहीं होता, जो अपनी सेना के आगे खड़ा हो। अपन अच्छा लीडर वो होता है जिसकी सेना के एक-एक जवान को ये लगे कि मेरे पीछे मेरा मेरा मन लीडर खड़ा है। लीडर खड़ा है। एग्ज़ैक्टली सर। दूसरा सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, आप भी हर जगह कॉलेज वगैरह में, स्कूल वगैरह में जाते हो, मैं भी कई जगह जाता हूँ। आजकल अपने बच्चों को देखते हैं ना सर, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है वो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है वो, उनको समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या? क्योंकि आपने ये देखा होगा, अगर मैं एक कपड़ा भी लेने के लिए गया, एक दुकान में गया, गारमेंट स्टोर में गया और वहाँ पे मेरे सामने बहुत सारे ऑप्शन हो गए, मैं कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ क्या लेना है। तो आज बहुत सारे ऑप्शन आ गए, मोबाइल की पढ़ाई आ गई, उम, क्लास में बैठ के पढ़ना हो गया, कोचिंग सेंटर्स खुल गए। तो एक सही डायरेक्शन क्या है एक बच्चे के लिए? क्या करे एक बच्चा सही डायरेक्शन के लिए? क्या उसका रूटीन हो
कितना पढ़े क्योंकि आजकल वो हो गया ना सर स्मार्ट वर्क नाम की भी एक चीज़ हो गई। कितना पढ़े, कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, वो सब चीज़। टाइम को मैनेज कैसे करें? बहुत बहुत ज़रूरी ये बात है और इस पे मेरे को भर-भर के क्वेश्चन आते हैं। मैं पेरेंट्स से बात करता हूँ, मैं बच्चों से बात करता हूँ और सबसे पहली चीज़ तो मैं एक बता देता हूँ कि मेरी चाहे ऐज कितनी भी हो, मैं उन्हीं बच्चों के बराबर हूँ जो टीनेजर्स हैं ना 15-17 साल, मैं उनके बराबर ही हूँ। तो मैं अभी भी वैसे ही सोचता हूँ जैसे वो बच्चे सोचते हैं। तो होता क्या है, इस टाइम पे एनर्जी होती है फुल, खूब सारी एनर्जी है, खूब शार्प ब्रेन है और ऐसे में सबसे पहले अब जो मैं बोल रहा हूँ ये पेरेंट्स को पसंद नहीं आएगा। करियर वेरियर क्या बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, अफ़सर-वफ़सर जो भी बनना है ना सब उठाओ ऐसे एक बस्ते में और फेंको पीछे। सबसे पहले मैं ये टीनेजर्स के लिए, बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ स्कूल के। सबसे पहले आपको 2 चीज़ों पे सबसे इम्पोर्टेंट फ़ोकस करना है। आपकी हेल्थ के 2 पार्ट्स, आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी फिज़िकल हेल्थ। यानी कि आपको बहुत अच्छे से खूब सारी पढ़ाई करनी है। पढ़ाई के साथ-साथ अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है और हेल्थ के लिए आपको खूब सारा खाना है और खूब सारी कसरत करनी है। कसरत, रनिंग वगैरह भी करो, गेम्स खेलो, स्पोर्ट्स खेलो, बॉक्सिंग-वॉक्सिंग करो, फुटबॉल खेलो, बास्केटबॉल खेलो, अच्छे गेम्स खेलो, रनिंग करो। ये 2 चीज़ सबसे पहले अच्छी करो और उसके बाद आप जब पेरेंट्स से बात करते हो, टीचर से बात करते हो, तो उनकी जो बात है ना, उस पे इमीडिएट रिएक्ट मत करो। थोड़ा-सा सुनो, ज़रा सुन लो, क्या कह रहे हैं? ठीक है? वो पिछड़े ज़माने के हो सकते हैं, पर आपका भला चाहते हैं, तो उनकी बात सुनो, समझो, डाइजेस्ट करो और फिर भी अगर डाइजेस्ट नहीं हो रही है, मेरे को एक मैसेज करो, मैं समझाऊँगा। करियर सब आ जाएगा। अगर आप काबिल हो, तो ये जॉब-वॉब, नौकरी-वोकरी सब तुम्हारे पीछे घूमेंगी यार, क्यों टेंशन लेते हो? तुम काबिल बनो, माइंड से, शरीर से। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, आपने काफ़ी मोटिवेशन के बारे में बताया, काफ़ी बच्चों को मोटिवेट किया, कॉर्पोरेट को बताया, स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बताया, आम ज़िंदगी के बारे में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपसे ये है, आपका कश्मीर का टेन्योर कैसा रहा? क्या फ़ील किया आपने? बहुत बढ़िया, बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छा। हुँ, मतलब इस पे एक चीज़ बताता हूँ। हुँ, एक बार मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने, जब मैं टाउन कमांडर था, तो मुझे बोला कि चौधरी तेरी ना पोस्टिंग-वोस्टिंग कैंसल करवाते हैं, हुँ। तू यहीं रह, तू तो सेटल हो गया है। मैंने कहा हाँ सर, मेरे को अलाउ कर दो, मैं शादी-वादी करके बच्चे-वच्चे पैदा कर लेता हूँ, यहीं रहता हूँ। हमेशा ज़िंदगी काट लेता हूँ यहाँ पे। और वो मज़ाक नहीं था। हमारे भाइयों ने हमसे पहले, हमारे साथ और हमारे बाद भी अभी तक इतनी मेहनत करी है, इतना खून बहाया है उस जगह को, जहाँ आग ही आग थी हर जगह, उसको बहुत नॉर्मल कर दिया है, बहुत नॉर्मल है। तो वहाँ पे मैं क्यों नहीं रहूँ? एक चीज़। दूसरी चीज़, वहाँ पे मैंने दुश्मन को मरते हुए देखा है और देश में थोड़ी-सी शांति आते हुए देखी है और अपने भाइयों का वहाँ पे खून बहता हुआ देखा है। बताओ दे दोनों चीज़ देखी है। तो वो जगह कश्मीर तो मेरे दिल के बहुत करीब है। अच्छा, इसके अलावा मैं फ़ौजी हूँ। युद्ध, लड़ाई मेरा धर्म है और ये मैंने वहीं किया। मैंने कभी लाइन ऑफ कंट्रोल पे नहीं मारा किसी को। मैंने नॉर्थ ईस्ट में मैंने ऐसी नौकरी नहीं करी, ऐसा काम नहीं करा। मैं कहीं विदेश की ज़मीन पे जाके नहीं जीत के आया हूँ। मैंने कश्मीर में काम किया। तो जो मेरी ट्रेनिंग थी, उसको मैंने यूज़ ही कश्मीर में किया, राइट? तो इसलिए भी कश्मीर मेरे दिल के बहुत करीब है। उसके अलावा ये सब के साथ-साथ एक चीज़ और हो रही थी वहाँ पे। वहाँ एक चीज़ ये हो रही थी कि मेरे लोगों से दोस्ती हो रही थी। हुँ, हुँ। मैं लोगों के घर जाता था, लोग मेरे पास आते थे। मैं अलग-अलग लोगों के, मैं नाम नहीं लूँगा किसी के, उनके घरों पे मैंने खाना खाया है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मुझे अपने बेटे के बराबर समझते थे। बहुत सारे मैं बुज़ुर्ग लेडीज़ थीं बहुत सारी, बहुत जिनके पास मैं बैठता था, मैं जाके उनसे बात करता था, वो मेरे सिर पे हाथ रखती थीं। उनके घर में मेरे को ऐसे ट्रीट किया जाता था जैसे मैं उनके घर का बेटा हूँ। और जब मैं पोस्टिंग आ रहा था, तो उस टाइम पे पता नहीं कैसे लोगों को पता चल गया कि मैं पोस्टिंग जा रहा हूँ। जबकि राष्ट्रीय राइफ़ल्स में हमेशा कोशिश करी जाती है कि किसी को पता नहीं चले आप कब पोस्टिंग जा रहे हो। पर मेरा पता चल गया था और हम राष्ट्रीय राइफ़ल्स में मानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो कैजुअल्टी होती है,
फेटल कैजुअल्टी जान जाती है, वो आपके पोस्टिंग ऑर्डर आने से आपके पोस्टिंग पे जाने के बीच में होता है। और वो ऐसा टाइम था जब मैं बहुत एक्टिवली ढूँढ रहा था कुछ लोगों को, जो वहाँ घूम रहे थे, और मैं एक्स्ट्रा रिस्क लिए जा रहा था, और उस टाइम पे लोगों को पता था। मुझे मार्केट में रोक के पुलिस का जवान मुझसे गले मिलता है, मुझे सरपंच गले मिल रहा है, सरेंडर टेररिस्ट मेरे को मिल के गले मिल रहा है, और मुझे डर लगता था उस टाइम पे कि जो मैं अचीव करना चाहता हूँ वो अभी हुआ नहीं है। मेरी पोस्टिंग की डेट पास आ रही है और सबको पता चल गया है। लेकिन उसके बावजूद मैं बिल्कुल वहाँ से सुरक्षित लगा, वहाँ से निकल के आया साफ सेफ। और लोग जो वहाँ पे सिविलियन लोग थे, वो कहते थे, जिनसे मैं क्लोज़ था थोड़ा, वो कहते थे कि चौधरी साहब, जब तक मैं ज़िंदा हूँ कोई गोली आपके सीने को छू नहीं सकती। ये सिविलियन के शब्द थे। वहाँ के एसएचओज़ ने, जो 4-5 वहाँ के एसएचओज़ थे, उन सब ने मिलके मुझे ले जाके होटल में पार्टी दी। मेरे एसओजी के जो जवान थे जम्मू कश्मीर पुलिस के, उन्होंने मेरे को बिठा के मेरे साथ पार्टी करी, खाना खाया मेरी पोस्टिंग के टाइम। मुझे स्कूल के टीचर्स ने बिठा के खिलाया, मुझे सरपंचों ने खिलाया, मुझे स्टूडेंट्स मेरे साथ आए। वो बेचारे कुछ खर्च नहीं कर सकते, छोटे हैं, बच्चे हैं। मेरे पास वॉलीबॉल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे। वो मेरे पास आए, उनके साथ हमने चाय पकौड़ा पार्टी करी, ठीक है? तो मेरा एक ऐसा एसोसिएशन बना, और भगवान की बहुत कृपा है कि इतना सब कुछ, इतना एक्टिव रहने के बावजूद वहाँ लोगों से इतना ज़्यादा मुझे प्यार मिला। आज तक लोग मुझसे कनेक्टेड हैं। आप वहाँ पे रहे सर, लोगों की फीलिंग्स आपने समझी, जो वहाँ पे प्रॉब्लम्स थी वो फेस की लाइक आप लड़े उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, और हम आम सिविलियन के लिए लड़ते हैं। तो सर, वहाँ की आम जो पब्लिक है उसके नेचर, उसके बिहेवियर के बारे में आपको पता चला, तो उनके हिसाब से क्या चेंज होना चाहिए वहाँ पे, या फिर अपने यहाँ पे? कई बार होता है ना कि वो लोग भी चाहते हैं ये चेंज होना चाहिए। सिर्फ़ एक चीज़ चेंज चाहिए, वो क्या चाहते हैं, वो तो अलग बात आती है, क्योंकि ये परसेप्शन की चीज़ होती है। हुँ, मेरे को क्या लगता है, मैं वो बताता हूँ। मुझे लगता है एक एक ना ब्रीड होती है एक, हुँ, उसको बोलते हैं मुल्ला ब्रीड। हुँ, ये नैरेटिव बनाते हैं, प्रोपेगेंडा चलाते हैं। हुँ। बस इनको साइड कर दो। कश्मीरी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, और भारत से उनको प्यार है। ये जेन्युइन है। ठीक है? ये जेन्युइन बात है। हुँ, वहाँ जैसे ही बच्चों को सही देखो, हुआ क्या? जैसे ही आतंकवादी वहाँ ठुके हुँ, और उनका नंबर कम हुआ, हुँ, तो जो एक इन्फ्लुएंस होता था ना, जो लोगों को डरता के बोलता है कि मेजर साहब आप कुछ करोगे तो क्या करोगे? 2 डंडे ही तो मार दोगे। हुँ, ये तो साले मुझे गोली मार देंगे। हुँ, हुँ, वो डर कम हुआ, ठीक है? वो उनको ये मेजर साहब दिखा, उनको फौजी दिखा, ठीक है? उनके लिए सारे सब मेजर साहब होते हैं फौजी, ठीक है? उनको वो फौजी दिखा, वो वर्दी के पास जब वो आए ना, जब आतंकवादी कम हुए तो वर्दी के पास आए। वर्दी के पास आए तो पता चला इस वर्दी के पीछे जो आदमी है, वो तो मेरे बेटे वो जैसा तो है, मेरे बेटे जैसे। वो तो मेरे भाई और जैसा है। अपनी फ़ौज ने काफ़ी चांस भी दिए उनको, सरेंडर हाँ, वगैरह वो सब होने के काफ़ी सारे चांस दिए। तो ये मैसेज क्लियर हुआ कि फ़ौज सिर्फ़ उसको मारती है जो हथियार लेके लड़ता है, हमारे खिलाफ, भारत के खिलाफ। जिसके पास हथियार नहीं है, अगर वो नारे भी लगा रहा है, तो हम उसे नहीं मारते, हम नहीं मारते। हुँ, अगर वो नारे लगा के कोई कानून-वानून तोड़ रहा होगा, तो पुलिस देखेगी। हमारा उससे मतलब नहीं है। हमें सिर्फ़ देश का दुश्मन चाहिए, उसको हम मारेंगे। तो उनको ये बात क्लियर हुई कि भाई फ़ौज वाला जो है ना, वो अपनी एक ड्यूटी कर रहा है, उसकी मुझसे कोई लड़ाई नहीं है। और फिर जब बातचीत शुरू हुई, फिर जब उन्होंने देखा कि मेरे जैसे लोग जाके उनके साथ बैठ के, अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, हुँ। कि मेरे जैसे लोग जाके मस्जिद में उनके साथ नमाज़ पढ़ रहे हैं, उनके साथ बैठ के इफ्तार कर रहे हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहली उनका पहली माइंड बात क्लियर तो हुआ, अपनी फ़ौज में ये चीज़ होती भी नहीं है सर, कौन सब क्या बराबर धर्म हैं। है, कौन, क्योंकि हम हमारे फ़ौज में जो धार्मिक स्थल होते हैं वो भी सर्वधर्म सर्वधर्म स्थल, होता है। ना मंदिर होता, ना मस्जिद होता। देखो हमारे में ये लोगों को समझ नहीं आएगा, हमारे में जाति, धर्म, नहीं होता है लैंग्वेज ये। नहीं, इन सब का हम आपस में मज़ाक कर लेंगे, हँस लेंगे, मुस्कुरा लेंगे, बात खत्म। हुँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम किस जाति के हो, किस धर्म के हो, तुम क्या हो? तुम फ़ौज में आए हो तो अपनी दम पे आए हो, और तुम मेरे साथ अगर चल रहे हो तो अपनी दम पे चल रहे हो। तुम ऑपरेशन में अपनी दम दिखाते हो, अपनी हिम्मत, ताकत दिखाते हो, अपनी नॉलेज दिखाते हो। तुम बराबर हो। मेरे साथ जो मेरा स्नेपर बडी था वो मेरा एमडी इस्माइल करके एक लड़का था, बहुत नाइस बंदा है।
बहुत जेंटल बंदा, मेरे साथ काफ़ी एक टाइम पे एक काफ़ी ऐसी क्यूआरटी रही है कश्मीर में, ऐसी क्यूआरटी रही है जिसमें से मैं समझता हूँ 50-60% लड़के, ठीक है, वो मुसलमान थे। और ऐसे भी ऑपरेशंस मैंने किए हैं जहाँ पे मुसलमान लड़का मेरी राइफ़ल लेके चल रहा है, ठीक है? और है मजाल जो कोई मेरी तरफ आँख उठा के देख लेता। क्योंकि पता है क्या है? हुँ, अब अब ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि मैं नाम सोच रहा हूँ कि क्या नाम था उसका। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम सलीम हो कि संजय हो, फ़ौजी है ना? सही बात है। बराबर है यार। नहीं होता अपने में ये चीज़ ना। और हो सकता है कि संजय खान हो हुँ, और सलीम वर्मा हो, सही है, सही फ़ौज बात में ये भी हो सकता है। है। सही बात है। तो सर मैं एक आपका पुराना डायलॉग है, किसी बच्चे ने मेरे को भेजा है, क्योंकि मैं जब आपके पास आ रहा था ना तो मैं बच्चों को बोल के आया था कि आज मैं सर के, क्योंकि ये जो भी मैंने क्वेश्चन शेयर किए ना सर हुँ, आपसे, हुँ। सब बच्चों के हैं, मेरी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं है आपको। तो ये पता नहीं मेरे को पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए। हुँ। एक आपका कोई डायलॉग बोला किसी बच्चे ने कि आज़ादी मैं पॉकेट में लेके घूम रहा हूँ क्या? क्या था सर वो मोमेंट? अ, कश्मीर में थे हम पोस्टेड और उस टाइम पे बड़ी पत्थरबाजी चल रही थी। हुँ, मैं टाउन कमांडर था। हुँ, अब मैं रात को लेट तक जगा हुआ था हुँ, और एक प्रेज़ेंटेशन कुछ तो था, वॉर गेमिंग, उसके लिए बटालियन जाना था। मैं अपनी जिप्सी में बैठा, अपनी क्यूआरटी ली और नींद आ रही थी, मैं सो गया। मेरी आँख खुलती है, हुँ, तो ज़ोर से एक लड़का चिल्ला रहा है, "हम क्या चाहते हैं आज़ादी" वगैरह। 10-12 लड़के खड़े थे, टायर-वायर जला रखा था रोड पे। मैं कहा, "ठीक है यार।" तो मैं उठा, मैं गया उसके पास। मैं जाके उनको लड़के और पहचानते थे मैं टाउन कमांडर था। मैं गया उनके गले में हाथ डाला। मैं कहा, "क्या यार, क्या चाहिए तुम्हें?" तो एक सामने लड़का खड़ा था, वो ज़ोर चिल्लाता, बोलता, "हम क्या चाहते?" मैंने पकड़ा, "ज़रा।" हुँ, मैं, "क्या चाहिए?" वो, "हमें आज़ादी चाहिए।" मैं कहा, "मैं जेब में लेके घूम रहा हूँ साले, आज़ादी चाहिए। अब मैं कहाँ से दूँ आज़ादी? मेरे को खुद नहीं मिल रही, तेरे को कहाँ से दूँ?" तो वो वाली बात थी। लेकिन देखो, ये सब ना साइकोलॉजिकल खेल होता है। वो बच्चे को बोलती है, "हम क्या चाहते हैं आज़ादी।" अबे आज़ादी है क्या चीज़? क्या है आज़ादी? यहाँ भारत में मैं बैठा हूँ, मेरे को अपने प्रोफ़ेशन बदलने की, चेंज करने की आज़ादी है। मुझे कोई भी पढ़ाई करने की आज़ादी है। मैं खेती करना चाहता हूँ, मैं खेती कर सकता हूँ। मैं आज यहाँ पे बैठ के कैमरे पे कुछ भी बोल रहा हूँ। यही तो आज़ादी है, यही और क्या आज़ादी है चाहिए? सर। और क्या छत पे खड़े होके नंगा नाचना है? बिल्कुल सर। अब बकवास करते हैं लोग। इतनी आज़ादी भारत में है ना, आस-पास के देशों को जाके देखो, कौन-सी आज़ादी? बकवास करते हैं। बिल्कुल सही आज़ादी, बोल रहे आज़ादी हो। के नौटंकी बनाते हैं। जो जो लोग तुम्हें बोलते हैं ना कि आज़ादी माँगो, उनके देश में खुद आज़ादी नहीं है। इंडिया गधे का मीट खाते हैं साले। अपने इंडिया में क्या हो गया ना सर, कुछ एक लोग हैं जिनको देश से कोई मतलब नहीं, वो अपने पर्सनल उसके लिए हैं। वो कोई पर्टिकुलर धर्म, रिलीजन या उससे नहीं हो सकता, वो कोई भी धर्म से हो सकता है, कोई भी रिलीजन से हो वो सकता है, कोई धर्म को भी जानते ही नहीं हैं। जानते ही नहीं, उनको कोई लेना देना ही नहीं है। ये नए बच्चों को टारगेट करते हैं, नए बच्चों को टारगेट करते हैं, तो इस टाइप की चीज़ें क्रिएट होती हैं। वो नहीं, बड़े सबको बड़े भी हाँ, टारगेट हो जाते भाई। हाँ। बड़े भी हो जाते हैं टारगेट, देखे हमने। तो वो तो उनकी एक एबिलिटी होती है ना सर, वो इस लेवल के होते हैं। भाई साहब, लोग इतने फ्रॉड हैं, इतने बड़े फ्रॉड हैं, वो तुमसे बात करके तुम्हारा माइंड घुमा देंगे। ऐसे लोग हैं। अभी सर हमारा वो अपना-अपना पेशा है, कोई किसी फ़ील्ड में माहिर है, कोई किसी, हमारे को मज़ा गोली मारने में मज़ा आता है, उनको उसी में मज़ा आता है। नहीं, अपना-अपना प्रोफ़ेशन है, वो उनका वो नहीं, प्रोफ़ेशन हमें है। तो आरएल से उड़ाने में भी बहुत मज़ा आता है। वही मैं बोल रहा सर, हमारा उसमें है। सर एक मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, अभी फ़िलहाल ना आपने देखा होगा पूरा मिडल ईस्ट में क्या हो रहा है, फिर उसके बाद में इसका रशिया और यूक्रेन का चल रहा है, उधर कंबोडिया और थाईलैंड का चल रहा है, फिर अभी इसका अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान का चल रहा था। सर इस सिचुएशन में आप अपने देश को, इंडिया को कहाँ देखते हो? ये एक बहुत बड़ी आपदा है, हुँ, बहुत बड़ी ग्लोबल क्राइसिस का टाइम है। और ऐसे में मुझे लगता है कि भारत के पास इतना गजब का सुनहरा मौका है हीरो बनने का, हुँ, वर्ल्ड लीडर बनने का। एक बहुत सुनहरा मौका है। आप समझो, आपने किस-किस देश का नाम लिया? थाईलैंड, कंबोडिया, हुँ, दोनों में हिंदू धर्म के मंदिर हैं। हुँ, हमारे उनसे हज़ारों साल पुराने संबंध हैं। हुँ। ओके। थाईलैंड की इकोनॉमी में जितने भारतीय थाईलैंड जाते हैं, ठीक है, इतने किसी देश के थाईलैंड नहीं जाते। मतलब ये 2-4 कंट्री हैं। ये थाईलैंड तो बिल्कुल ऐसे बना दिया कि चल थाईलैंड हाँ, चल, हाँ। थाईलैंड चल। उसके बाद आपने बात करी रूस और यूक्रेन की। हुँ,
रूस से हमारे बहुत अच्छे स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं, कभी से ही है। कभी से ही हैं। यूक्रेन में जितने हमारे यहाँ के बच्चे जाके पढ़ रहे थे ना, सस्ती एमबीबीएस, उतने कहीं के नहीं आए। और मुझे लगता है कि यूक्रेन की बियर भी हम ही ज़्यादा पीते होंगे, ठीक है? इकोनॉमिक टाइज बहुत सॉलिड है, स्टूडेंट एक्सचेंज बहुत सॉलिड है। उसके बाद अब बात करते हैं ईरान की। ईरान डराइस अलेक्जेंडर लड़ने आया था। अमेरिका का नाम सुना था किसी ने? इंग्लैंड का नाम सुना था? नहीं था, कोई थे ही नहीं। भारत था, ईरान था, पर्शिया, ठीक है? अभी तक उनकी जो खाड़ी है उसका नाम पर्शियन गल्फ है, ठीक है? तो पर्शिया के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। तो वो कहावत है ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो पर्शिया से तो हमारे कब के संबंध रहे हैं। फिर बाद में उनका धर्म चेंज हुआ, इस्लाम आया वहाँ पे, चीज़ें बदली। भारत में भी इस्लामिक रूलर्स आए। अब भारत थोड़ा ज़्यादा बड़ा देश था और जो भी कारण रहे हो कि आज धर्म ज़रूर अलग हैं। हम एक सेकुलर टाइप के देश हैं और वो इस्लामिक देश हैं, लेकिन हमारे संबंध रहे। हम बीच में रुपए में तेल खरीदते थे ईरान से, हमारी इस टाइप की डील्स भी हुई। वो हमारा रिलेशन है। उससे लड़ कौन रहा है? इजराइल। इजराइल के साथ हमारे पता नहीं, शायद इजराइल जब से बना है तभी से हमारे उनसे बहुत अच्छे संबंध हैं। हमने उनसे बोफोर्स वगैरह, वेपन सिस्टम्स, एग्रीकल्चर सिस्टम, एग्रीकल्चर टेक, हमने कितना सारा उनसे लिया है। उन्होंने कितनी हमारी हेल्प की है। हमें कई ऑपरेशंस में उन्होंने सर्विलेंस में और उन सब में भी मदद की है। टेक्निकल हमारा काफ़ी एक्सचेंज चलता है। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका के साथ हमारा बहुत बड़ा ट्रेड है, बहुत बड़ा ट्रेड है। बीच में जब ट्रेड वॉर चल रहा था तो मैंने लोगों को बोला भी था कि अमेरिका जो कर रहा है ना, बीच में ट्रेड, वो टैक्स बढ़ा दिए, टैरिफ्स और ये सब किया। मैं कहा थोड़े मोड़े दिन की नौटंकी है। अमेरिका को भारत की ज़रूरत है, मजबूरी है। अमेरिका को मजबूरी है, ठीक है? ये हम मैंने भी पिछली बोला था कि हम इतनी बड़ी इकोनॉमी है, हम इतनी बड़ी मार्केट है। नहीं, मैं तो और भी चीज़ बोल रहा हूँ। मैं तो अमेरिका को मैं बता सकता हूँ कि आपको आम कहाँ से ट्विस्ट होगी। हिंट दूँ? हिंट दूँ? बताओ। सुंदर पिच्चई नाम सुना है? बहुत बड़ा नाम है। हाँ है। आईआईटी खड़गपुर से पढ़े हुए हैं। भारत की शान टाइप हम कहते हैं। गूगल के सीईओ हैं, अमेरिका में रहते हैं। उनका पूरा खानदान कहाँ है? भारत में ना। सुंदर पिच्चई अपने परिवार के बिना रह सकते हैं? परिवार कहाँ है? मेरे पास है। जय हिंद, ठीक है? तो हमारे सबसे अच्छे संबंध हैं। टॉप जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं, फॉर्च्यून 1000 कंपनीज हैं, उसमें भारतीय मूल के लोग, जिनका या तो जन्म भारत में हुआ है या उनके माँ बाप का जन्म भारत में हुआ है, ऐसे लोग सीईओज और सीटीओज और बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए हैं सारी बड़ी कंपनीज में। हमारा वो सब इन्फ्लुएंस है, वो नेटवर्क का इन्फ्लुएंस है हमारा, ठीक है? तो हमारा हर देश जो अभी लड़ रहा है उन सब से हमारे अच्छे संबंध हैं, उन सब से, दोनों पार्टी से। हम तो सबसे बड़े मीडिएटर बन सकते हैं, हम तो सबसे बड़े वो तो बनना ही इन्फ्लुएंसर बन पड़ेगा, सकते हैं। वो तो बनना ही पड़ेगा सर, और क्योंकि बनना कोई चाहिए। लोगों के पास ना कोई ऑप्शन नहीं है। अभी देखो, रशिया नहीं चाहेगा बीच में आना क्योंकि सामने अमेरिका है। अमेरिका नहीं चाहेगा चाइना से बोलना। दूसरी अभी चीज, रशिया बीच में आ नहीं सकता, लेकिन रशिया बीच में आ रहा है। एक चीज और बोलूँ सर मैं, हाँ, कि अभी ये क्या हो रहा है, जैसे जैसे लड़ाई खिंच रही है ना, तो लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं रशिया की तरफ, क्योंकि ऑयल उसको लेकर ये अमेरिका चाहेगा नहीं, बिल्कुल नहीं चाहेगा। और अभी ये जो पूरा का पूरा एक एक ऑप्शन है, ये पूरा अपॉर्चुनिटी है, ये इंडिया के हाथ में है। किसी से भी बात करो, किसी से भी वो करो, मतलब कोई वो नहीं है। तो अभी इंडिया के पास बहुत अच्छी डील, बहुत अच्छा मतलब वो है, टाइम है लोगों से अपना वो करने के लिए, हीरो बनने के लिए, वो अगर हमारी लीडरशिप चाहे इस चीज़ के लिए तो। अच्छा, इसके अलावा भी इंडिया के पास बहुत मौके हैं। हम्म अगर पीओके वापस चाहिए तो भी बहुत अच्छा मौका है। पीओके तो सर हम कभी भी ले लेंगे। पीओके के आप पाकिस्तान को कंट्री मानते हो क्या सर? नहीं, मैं, आप पाकिस्तान का कल्चर देखना सर, कभी भी ना आप किसी कल्चर भी है, चीज़, उनका भी कल्चर है। आप किसी भी चीज़ में काफ़ी बार उनको देखता हूँ। आप चाहे उनके बच्चों के एजुकेशन देख लेना, आप नॉर्मली वो बात करते हैं, उनके कन्वर्सेशन देख लेना, आप उनका कोई लीडर देखना जो किसी स्टेज पे खड़ा होकर कहीं पे स्पीच दे रहा होगा, आपको ये लगेगा यार क्या बोल रहा है ये? बोल क्या रहा है? उनका ये जब हमने ये किया था ना ऑपरेशन सिंदूर, हम्म, ऐसे-ऐसे वो आए थे कि ऑपरेशन चल रहा है, 2 कंट्रियों के बीच ऑपरेशन चल रहा है, और उनका वहाँ से वो बोल रहे हैं कि बोला
मैं जब मॉर्निंग में जब वहाँ पे गया था, मैं उसका नाम लेना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ऐसे इस टाइप के लोगों के नाम लेने हमारे मुँह से, साला मैंने एक बार बोला था, हम पाकिस्तान का नाम भी नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि हमारा लेवल का नहीं है वो। तो उसने बोला था कि मैंने फ़ोन मेरे पास में रखा था और मैं मेरे स्विमिंग पूल में जा रखा था। हमारे यहाँ पे छोटा-सा ऑपरेशन होता है, सी और ऑप्स रूम ना साला बंद नहीं अब वो होता है। स्विमिंग पूल में था कि अंडरग्राउंड बंकर में था, उसको डर लग रहा था कि वो इंग्लैंड भागने की कोशिश कर रहा था, वो तो वही बता सकता है। तो इस टाइम बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं और इस टाइम एक और चीज़ है, जो लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, उनको लड़ने दो। जो नहीं लड़ रहे हैं, ऐसे भी बहुत सारे पावरफुल दो देश हैं, जो नहीं लड़ रहे हैं। भारत को अभी उनसे दोस्ती करनी चाहिए और एक अलग फ्रंट, एक शांति वाला फ्रंट बनाना चाहिए, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन शांति तभी बनाएँ, जब ब्रह्मास्त्र आपके पास रखा हो तैयार। हुँ। अभी दूसरे की लड़ाई में तो ट्रम्प कूदता है बीच में, मैंने उसका वो करवा दिया। अरे यार, उसको ट्रम्प अभी कौन कूदेगा? नहीं, ट्रम्प को पीस प्राइज़ दिलवा दो। अभी वही है। भारत को करवाना पड़ेगा पीस। हाँ, अभी कौन कूदेगा उसके बीच में? अभी कौन उसके वो करवाएगा? सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे। मेरे पॉडकास्ट का एक वो है सर कि एक प्रमोट नॉर्थ ईस्ट करके मेरा एक वो चलता है सर। ओके। तो मैं चाहूँगा कि आप भी, क्योंकि सर नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के साथ, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ कई जगह काफ़ी अनहोनी घटनाएँ हुई हैं, लोगों ने जानबूझ के की हैं सर। हुँ। उन लोगों के साथ मैं रहा हूँ, उन लोगों के साथ में मैं टाइम बिताया है, उन लोगों के साथ एक प्लेट में हम लोगों ने उन लोगों के साथ खाना खाया है। तो हमारी आत्मा जलती है सर, दिल जलता है कि उन लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हम इतनी बड़ी अथॉरिटी तो नहीं है सर कि इन सब को रोक पाएँ, बट बोल ज़रूर सकते हैं सर इसके बारे में ना। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन लोगों के बारे में, क्योंकि आपके साथ भी काफ़ी सारे लोग रहे होंगे। जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं ना, मैं पर्सनली जानता हूँ, वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे नागरिक हैं भारत के और उन्होंने भारत के लिए मैंने तो सेना में देखा है कि उन्होंने भारत के लिए आके वो काम उतना ही बढ़िया किया है, जितना किसी और राज्य के व्यक्ति ने किया है। तो जब वो आपके पास दिल्ली आ रहे हैं, आप उनके साथ या किसी और जगह पे आ रहे हैं, तो आप उनके साथ गलत व्यवहार क्यों कर रहे हो? जब कोई हमारा दिल्ली का, उत्तर प्रदेश का, बिहार का लड़का या लड़की जाके किसी दूसरे राज्य में काम करती है और उसको बोलते हैं कि तू ये भाषा बोल, तब तो आपको बड़ा बुरा लगता है। पर जब आपके घर पे नॉर्थ ईस्ट से कोई आ रहा है, तो आप उसके लिए अभद्र भाषा, गंदा, घिनौना बोल रहे हो। मैंने कुछ वीडियोज़ देखे, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। और अभी मैं बोलता हूँ जितने भी लोग एस्पायर कर रहे हो कि आप यूपीएससी दोगे, आप आर्मी ऑफिसर बनोगे, आप आईएएस ऑफिसर बनोगे, आईपीएस जो भी आप बनना चाहते हो, अगर ऐसी कोई चीज़ आप देख रहे हो ना, तो उन चीज़ों को रिपोर्ट करो। ये गलत है। दुश्मन भी तो यही चाहता है कि हम आपस में लड़ते रहें, एक-दूसरे को खींचातानी करें। और अगर आप देश में इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो आप देश का नुकसान कर रहे हैं। आप देश को तोड़ रहे हैं और अगर आप देश को तोड़ रहे हैं, तो आप बहुत घटिया हैं, आप गंदे हैं। अगर कोई नॉर्थ ईस्ट का व्यक्ति गलत काम कर रहा है, आप पुलिस में रिपोर्ट कीजिए ना। आप पुलिस में रिपोर्ट कीजिए। क्योंकि जो वीडियोज़ मैंने देखे, मुझे नहीं पता कि जिन लोगों के लिए आप कह रहे थे, वो लोग कैसे हैं। पर मुझे ये पता है कि आप बहुत घटिया हैं। आपकी भाषा बहुत घटिया है। आप गंदे हैं। आई होप आपको ये मेरा मैसेज समझ में आया होगा। और मेरे नॉर्थ ईस्ट के जो दोस्त हैं, देखो मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं कोई बहुत पावरफुल आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ और कम से कम बच्चे तो मेरी बात सुनते ही हैं। अगर ऐसी कोई चीज़ है, प्लीज़ आप मेरे को भी रीच आउट करो। नंद किशोर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे से जो बन पड़ेगा, मैं भी ज़रूर करूँगा। कम से कम आवाज़ तो ज़रूर उठाऊँगा। क्योंकि सर हमारे काफ़ी सारे दोस्त हैं वहाँ से, तो इस टाइप की जब चीज़ें होती है, हम सोशल मीडिया पे बैठे हैं, तो वो लोग हमारे को कॉल वगैरह करते हैं और वो लोग हमारे से पूछते हैं इस चीज़ के बारे में। बोले, यार हम तुम्हारे साथ इतने दिन रहे, हम एक साथ रहे, एक साथ वो किया, हमने काम किया। आपको लगता है हम देश के लिए? मैंने कहा यार ये चीज़ आपके पास कोई आंसर ही नहीं बचता सर, क्या बोलोगे उनको? छोटी-छोटी बच्चियाँ ना सर वो वीडियो बना के डाल रही है। मेरा प्यारा हिंदुस्तान, वो सब। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जहाँ पे वहाँ के काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे कॉलेजों में हैं, यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, उनको ये लगना चाहिए कि यार हमारे को यहाँ पे बहुत प्यार मिल रहा है और वो दिल से लगना चाहिए। ये हम पॉडकास्ट चलाने के लिए नहीं कर रहे, ये दिल से जो चीज़ है, मैं उनके साथ रहा हूँ, सर उनके साथ रहे। सर के साथ लड़के थे, मेरे साथ भी काफ़ी लोग थे। हर ट्राइब्स के लोग थे वहाँ पे, काफ़ी उन लोगों के साथ हम रहे हैं। मतलब मेरा जो जन्मभूमि था वो हरियाणा था, बट जो कर्म भूमि है वो नॉर्थ ईस्ट है।
आज भी मैं जितना हरियाणा से प्यार करता हूँ, उतना ही नॉर्थ ईस्ट के लोगों से प्यार करता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इस मुहिम को आगे बढ़ाओ और उन लोगों के साथ गलत मत होने दो, वो दिल के बहुत साफ़ हैं यार। थैंक यू सो मच सर, थैंक बहुत यू। अच्छा लगा। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, ये पॉडकास्ट मैं स्पेशल आप लोगों के लिए बनाया है सर से रिक्वेस्ट करके। पॉडकास्ट देखो, सुनो और नीचे कमेंट डालना अगर सर से रिलेटेड या मेरे से रिलेटेड किसी टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपने और पूछना हो, तो हम आपके लिए दोबारा सेम इसी टेबल पे बैठेंगे। और दूसरी चीज़, आप वीडियो को देखोगे, वीडियो आपको कैसा लगा, आपकी कोई क्यूरी है, आपका कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट में डालो। और दूसरा, सर से अगर आपको कनेक्ट होना है, तो सर प्लीज़ आपका एक बार वो बता दो, आपसे कैसे कनेक्ट दोबारा बता दो। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, मुझसे बात करना चाहते हो, कोई क्वेश्चंस हैं जिनके आप आंसर चाहते हो, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। जो भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इंस्टाग्राम पे मैं देखता हूँ और वहाँ से आपको लिंक मिलेगा जिससे आप मेरे साथ एक सेशन बुक कर सकते हो और हम आपसे बात कर सकते हैं पूरी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू नंदू। जय हिंद, जय भारत।